हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले कोस्ट गार्ड के बारे में। बात नहीं करने वाले, पढ़ाई करने वाले। इसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए सवाल है उस पे और उसमें से कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से ऐड करके, जैसे प्रीवियस ईयर के जो जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उसी से आधारित और क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर। लगभग 500 मतलब क्वेश्चंस करेंगे। इसमें से मैंने कुछ यूट्यूब पे करा भी रखे। फिर भी अगर आप वो सब वीडियो नहीं देख पाए हो किसी भी रीजन से, तो इस क्लास को देख लेने के बाद आपके सारे जो है ना जो छूटे हुए क्वेश्चन है उनका मतलब एक तरीके से आप सीख जाओगे, या फिर पढ़े भी हो तो रिवीजन हो जाओगे। लास्ट टाइम के लिए मैराथन बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, तो मैं इसको लेके आ गया। चाहे आप जीडी से फॉर्म भरे हो, चाहे डीबी से भरे हो, चाहे यांत्रिक से भरे हो, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वॉइस बताना जरा, वॉइस में प्रॉब्लम है या फिर वॉइस क्लियर आ रही है इस वीडियो के अंदर? क्योंकि मैंने पूरी माइक और माइक की सेटिंग्स वगैरह चेंज की, तो थोड़ा सा वॉइस डिफरेंट लग रहा होगा रोज से। ठीक है, तो चलो इसको कंटिन्यू करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम के लिए, अगर देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, और शायद देखो जिस दिन से आपका एग्जाम होगा उस दिन के बाद से पीडीएफ की सेलिंग हम लोग बंद कर देंगे। क्योंकि मेरे को पता है कि देखो पीडीएफ तब बहुत ज्यादा सेल होता है ना, जब मान लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट आपका एग्जाम हो गया, जब बच्चे कहने लगते हैं ना कि सर पीडीएफ से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आए थे, साइंस के अंदर, इंग्लिश के अंदर, मैथ रीजनिंग एज इट इज पैटर्न पे आए थे, तो फिर आप लोग को बवाल मच जाता है। कहते हो ना कि हमारा लास्ट शिफ्ट में पेपर है और पीडीएफ अभी सेल कर दो। तो उस सिचुएशन में किसी भी हाल में हम पीडीएफ सेल नहीं करेंगे। रीजन क्योंकि उस टाइम आप कम टाइम के अंदर कुछ नहीं पढ़ पाओगे, बाद में बेइज्जती हो जाती है हमारी कि पीडीएफ में से सर हम तो पढ़ नहीं पाए, आपकी पीडीएफ से पैसे वेस्ट हो गए। तो वो सभी चीजें बंद हो जाएगी। तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जितने लोगों को पीडीएफ खरीदना है, इंग्लिश की, मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की, सारे पीडीएफ बाई कर लो। आप व्हाट्सअप करो 7279047787, और सारे पीडीएफ को पढ़ लो एग्जाम से पहले। मोस्ट बीबीआई है, हिंट मैं दे रहा हूँ बार बार एग्जाम से पहले। चलो ठीक है, पहला सवाल है। इसमें तो बहुत सारे आपने कर भी लिए होंगे, बट रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले करना है कि बताओ, कोई भी परमाणु होता है, तो एटम होता है, तो उसके नाभिक में, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्या नहीं होता है? तो देखो मैं जनरली बता दूं, जस्ट लाइक एक मान लो कोई एक परमाणु है, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या नहीं होता है भाई? तो कहोगे सर नाभिक के अंदर तो जनरली आपने देखा होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, तो ये देखो नाभिक के बाहर जो चक्कर लगा रहा होता है, कहीं ना कहीं परमाणु के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, बट मोरॉन तो होता है, मेरॉन तो होता ही नहीं है भाई। मेरॉन तो उसके अंदर होता ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरॉन। इसके अंदर मेरॉन इनमें से बिल्कुल भी डिफरेंट है। आगे देखते हैं, करना सीएफसी, मतलब देखो ये पूछ सकता है आपसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? या फिर पूछ देगा कि सीएफसी को किस गैस को सीएफसी के नाम से जाना जाता है, या फिर इस तरीके से लिखा जाता है, पूछ सकता है, नो डाउट। या फिर सीएफसी का फुल फॉर्म क्या पूछ सकता है साइंस के अंदर? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सीएफसी। ठीक है, सीएफएस नहीं, सीएफसी। मैं बार बार बोल रहा हूँ सीएफसी, और लिख दिया था मैंने सीएफएस, तो सीएफएस नहीं, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इसको जनरली हम लोग फ्रीज के अंदर यूज करते हैं, याद रहना चाहिए आपको। रेफ्रिजरेटर के अंदर सीएफसी का यूज करते हैं। ठीक है, और हमारे ये गैस जो है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही मतलब एक तरीके से उत्तरदायित्व है। एनवायरमेंट के लिए सही गैस नहीं है, फिर भी इसका यूज हो रहा होता है। ठीक है, चलो ये कह रहा है पिक्नोमीटर का यूज है किस चीज को मेजर करने के लिए कर रहे होते हैं हम लोग? तो पिक्नोमीटर का यूज हम लोग कहीं ना कहीं डेंसिटी को मेजर करने के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखोगे आप। सौर ऊर्जा का कारण क्या है? सौर ऊर्जा का क्या कारण है? मैंने पहले ही पढ़ा था, नाभिकीय अभिक्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रियाएं या फिर संलयन अभिक्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रिया नहीं, नाभिकीय संलयन कह लो या फिर संलयन अभिक्रिया कह लो, फ्यूजन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ये है। देखो पहली चीज, दो चीजें मैं बताऊंगा आपको। एक तो संलयन और विखंडन, मैंने बहुत बार बताया आपको फ्यूजन और फिजन में क्या डिफरेंस होता है। तो एक चीज यहाँ पे सबसे पहले समझ लो, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारा सन बना होता है हाइड्रोजन और हीलियम का एक गोला है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम मिलके क्या होते हैं कि एक अणु एक दूसरे से जस्ट टकराते रहते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन टकराएंगे, हाइड्रोजन हीलियम टकराएंगे, और टकराने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग फ्यूजन कहते हैं, संलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है सूर्य के अंदर। और ठीक है, और जितने भी मतलब मान लो ये चीज हम मान लेते हैं। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया मतलब संलयन है, ये संलयन की वजह से। और विखंडन क्या होता है ना? विखंडन वो चीज है जिसके अंदर एक परमाणु ही टूट जाता है दो पार्ट में, और उससे जो परमाणु या फिर उसका न्यूक्लियस टूट जाएगा दो पार्ट में, और उससे जो हैवी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, डेट इज कॉल्ड विखंडन या फिर फ्यूजन। ठीक है, तो सौर एनर्जी के अंदर कुछ भी टूटता नहीं, जस्ट दो परमाणु एक दूसरे से टकराते हैं, तो वहां पे क्या होता है? हैवी एनर्जी का प्रोड्यूस होता है।
फिफ्थ कह रहा है क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। देखो जैसे मैंने बोला आपको, नाभिकीय विखंडन विक्रिया, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शंस। तो फ्यूजन रिएक्शन के अंदर एक जो होगा न्यूक्लियस से टूट के दो पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है, ऐसे दो पार्ट में बढ़ जाएगा वो। जब भी इसको टूट के दो पार्ट में बटेंगे तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो रिएक्शन होता है वो छोटा मोटा नहीं होता, बहुत ही हैवी होता है, और यहाँ से न्यूट्रॉन भी निकलते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको एक चीज पता होगा ना, न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। अब जब भी इनको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, बहुत ज्यादा मान लो निकल रहा है तो इसको एब्जॉर्ब करना होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बोरॉन और कैडमियम के हम लोग क्या करते हैं, अब बोरॉन और कैडमियम का यूज कर रहे होते हैं इनको एब्जॉर्ब करने के लिए। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था, ज्यामिति का जनक पूछा गया था पिछली बार, तो कह सकते हो यूक्लिड है, ठीक है। फिर परमाणु रिएक्टर में कौन सा ईंधन का यूज होता है, तो यूरेनियम का होता है। सिंपल सा सवाल है। यूरेनियम अंततः किस तत्व के आइसोटोप में बदल जाता है, तो यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम जो है ना, वो लास्ट में क्या होता है, सीसा के आइसोटोप में बदल जाता है, लीड के। आधुनिक चर्म शोधन या फिर चर्म शोधन का मतलब मैं बता दूं, जहाँ पे चमड़े की टैनिन जो इंडस्ट्री होती है, चमड़े की चीजें बन रही होती हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो चमड़े की चीजों जहाँ पे बनती हैं उनमें से कह रहे ना कि कौन सी भारू धातु पाई जाती है जो विषैली होती है, इनमें से कौन सा सबसे यूज होता है, जो कि चमड़े के जहाँ पे टैनिन इंडस्ट्रीज है, चमड़ा उद्योग है वहां पे, और वो एक तरीके से विषैला भी होता है। तो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो होती है ना, क्रोमियम एक बहुत ही कैसा भाई, टॉक्सिक है ये, ठीक है, मेटल है। आगे देखो, कह रहा है चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं, तो मैग्नेट प्रोटेक्टर जो होते हैं, आप सबको इसके अंदर पता होगा, नर्म लोहा होता है, सॉफ्ट लोहा होता है वो चीज, ठीक है। तो ये सवाल भी पूछा गया था, तो लगभग आंसर कर ही लिया होगा। कह रहा है घरेलू विद्युत उपकरणों में जो फ्यूज का तार होता है, देखो घरों में जो फ्यूज बनता है, फ्यूज वो क्या होता है, उसमें कैसे उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या उसका रेसिस्टेंट कम होता है, या फिर गलनांक कम होता है, विशिष्ट घनत्व कम होता है, या फिर चालकत्व कम होता है। तो मैंने बहुत बार ये चीज बताई है कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, रीजन क्या है ना मेल्टिंग पॉइंट लो होने की। देखो मान लो फ्यूज का यूज हम लोग तभी कर रहे होते हैं ना, जैसे घरों में हाई वोल्टेज आया तो बाकी सब चीजें हमारी ना खराब हो, ना जले, ना उड़े, खाली फ्यूज हमारा उड़ जाए, बाकी घर की चीजें ऑटोमेटिकली लाइन कट जाएगी, तो लाइट कट जाएगी घरों में, तो फिर हमारी घरों की चीजें सब ठीक ठाक रहेंगी। तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी, मतलब कम टेम्परेचर पे ही क्या होगा, वो जल्दी खराब हो जाना चाहिए, तो वही चीज कहते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे भी कम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी हाई होने का कोशिश किया, ठीक है, करंट का, तो वो पहले फ्यूज उड़ जाएगा, घरों की चीजें बच जाएंगी, खाली फ्यूज में छोटा मोटा 5-10-20 रुपए की खर्च आएगी, बाकी घरों की पूरी चीजें हमारी सुरक्षित रहेंगी। फिर कह रहा है लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर एक धुंधला धब्बा बच जाता है। देखो बल्ब के अंदर आपने देखा होगा, अभी तो खैर एलईडी जो आ गई है उनकी छोड़ दो, पहले की बल्ब आती थी जो देखते थे ना एकदम येलो येलो कलर का जलता था, वो एक टाइम के बाद देखना बहुत जब लंबा समय यूज कर लोगे तो बल्ब के बाहर ना आपका व्हाइट व्हाइट जम जाता था, अजीब टाइप का। तो वो क्या क्यों होता था, देखो पहली बात तो ये, जो बल्ब का फिलामेंट बन रहा होता था, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता था वो टंगस्टन का बनता था, ठीक है, जिसको हम लोग टंगस्टन तंतु कहते हैं। तो वो बनकर बनता था, और धीरे धीरे वो फिलामेंट हीट होते होते मतलब गर्म होता था, गर्म होने के बाद वो एक तरीके से धीरे धीरे ना गैस में जब टंगस्टन बदलता था, तो बहुत बहुत ही स्लो प्रोसेस था, ये सभी चीजें इतनी फास्ट नहीं थी कि एक ही दिन में गल जाए। तो धीरे धीरे बन के वो शीशे के बाहर धब्बा धब्बा बैठ जाता था अंदर की साइड से, और वो व्हाइट व्हाइट बन जाता था, लगता था कि वही है। तो वही है कि टंगस्टन की तंतु वाष्प बनकर एक जगह एकत्रित होती थी, द वेपर ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट गेट्स कलेक्टेड देयर, ठीक है। चलो मैंने कहानी बता दी, अब आंसर पढ़ते रहो। कह रहे कोई भी नाव नहीं डूबेगी, वो कितना पानी अगर हटाएगा तो वो डूबेगा नहीं, तो जनरली वो अपने भार के बराबर इक्वल टू द वेट जितना है उतना पानी हटा देगा, तो वो बिल्कुल नहीं डूबने वाला है। फिर कह रहा है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, देखो जब भी कोई चीज है ना, आप कहीं पे भी ले जाओ, अर्थ से मून पे ले जाओ, मून से अर्थ पे ले आओ, तो उसमें क्या है ना, उसका मास जो है एज इट इज रहेगा, बट उसका वेट जो है वो डिफरेंट होते जाएगा, तो मतलब भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी ये तो सही है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, द्रव्यमान उतना ही रहता है, मास उसका उतना ही रहता है, बट उसकी जो वेट जो है ना बदलती रहती है, 1/6 हो जाती है। कह रहे पक्षियों को जब बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस में परेशानी क्यों, देखो हम लोग जब बहुत ज्यादा चट्टानों पे जाते हैं या फिर पर्वतों पे चढ़ते हैं तो फिर हमको सांस लेने में जैसे हाइट बढ़ेगा प्रॉब्लम होता है, लेकिन पक्षी तो बहुत हाइट पे उड़ रहे होते हैं भाई, फिर भी उनको सांस वास लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता है। रीजन क्या होता है इसके पीछे का, क्योंकि उनमें क्या होता है ना, एक एयर सैक्स बना होता है उनके क्या कहते हैं,
हृदय के अंदर कह लो या फिर बॉडी के अंदर होता है, जो कि वायु कोष कहते हैं, कि जो उनको मतलब उन पे जैसे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर पड़ता है ना धीरे धीरे, तो टेम्परेचर नहीं, प्रेशर जो पड़ता है ना वो उससे फर्क नहीं पड़ने देता, और इजीली वो क्या कर लेते हैं, सांस वगैरह ले सकते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है एक्स किरण जो होती है, एक्स रेज जो होते हैं, वो तरंग दैर्ध्य मापने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है। देखो एक्स रेज का जो है, जो हम लोग वेवलेंथ मापते हैं वो किस चीज के करते, किस चीज से मेजर करते हैं, वो ब्रैग एक्स्ट्रोमोपी, ठीक है, ब्रैग एक्स्ट्रोमीटर से यूज कर रहे होते हैं। ये सभी सवाल पूछे गए थे शायद एग्जाम। फिर कह रहा है मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति, देखो किस रेंज के अंदर जो होता है ना कि ह्यूमन जो है साउंड को सुन पाएगा, किस रेंज का साउंड को ह्यूमन सुन सकता है, तो वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच का, 20 हर्ट्ज से भी नीचे जो होगा वो नहीं सुन पाएगा, और अल्ट्रासोनिक जो होगा 20,000 से ज्यादा होगा हर्ट्ज का, वो भी ह्यूमन नहीं सुन पाएगा। तो ये सभी चीजें हमने पढ़ा था, तो करेक्ट आंसर डी है। फिर कह रहा है स्टेथोस्कोप जो होता है वो जो डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, वो किस सिद्धांत पे काम कर रहा होता है, तो स्टेथोस्कोप जो होता है वो कहीं ना कहीं साउंड पे काम कर रहा होता है उनमें, क्योंकि आपके हृदय पे रखते हैं वो लोग आला जो होते हैं, तो उसमें धक 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 की आवाज आती है, तो साउंड पे ही काम कर रहा था, ध्वनि को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है वो। ठीक है। ध्वनि का क्या कर रहा होता है वो, ध्वनि का परावर्तन कर रहा होता है, धारा वारा से कोई मतलब नहीं है इसका, फालतू के क्वेश्चन है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बेसिस पे ये काम कर रहे होते हैं। चलो अगला देखते हैं। मान लो कोई सैटेलाइट है, अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, देखो किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होगा, यहाँ पे उपग्रह के बारे में बात की जा रही, ग्रह के बारे में नहीं। तो मान लो कोई भी प्लैनेट पे या फिर सैटेलाइट पे जहाँ पे उसकी एक ग्रेविटेशन नहीं है, ग्रेविटी फोर्स मतलब काम ही नहीं कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, जिस तरीके से ग्रह जिस स्पीड से घूम रहे हैं, जो उसकी मोशन है उसी के अकॉर्डिंग वो, चाहे वो चम्मच हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो या फिर कोई चीज हो, तो वो उसी तरीके से घूमता रहे। ठीक है, घूमता रहेगा, विल बी कंटिन्यू फॉलो द मोशन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट के मोशन को फॉलो करेगा जस्ट। फिर आर्द्रता को हम किससे मेजर करते हैं, ये मेरे हिसाब से 10 बार से ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं हम लोग, आर्द्रता को मेजर करते हैं। ओके, चलो फिर अगले टॉपिक को निकालते हैं इसी के अंदर। फिर इसी के अंदर अगले पार्ट में चलते हैं। इसके अगले पार्ट में हमको पहला क्वेश्चन मिलेगा, किस कारण से हम कोहरे में देख नहीं पाते। देखो जब भी ठंडे के मौसम आ रहा है, अभी जस्ट आ ही गया, तो इस टाइम क्या होगा, फॉग होता है, फॉग के अंदर हम एक दूसरे साइड से नहीं देख पाते। रीजन क्या होता है, फॉग क्या है, एक तरीके से नमी है। ठीक है, एनवायरमेंट के अंदर क्या है भाई, नमी है, पानी की छोटी छोटी बूंदे हैं वो कहीं ना कहीं, और इतनी ज्यादा वो सघन होती है ना, मतलब डेंस होती है वो नमी जो होती है, और उसके अंदर क्या होता है, प्रकाश जब पड़ता है तो उसका क्या हो जाता है भाई, प्रकिंडन स्कैटरिंग होता है। जैसे बहुत ज्यादा इस तरीके से पानी, मान लो बहुत दूर दूर पे बूंदे है ना, तब हम लोग उस पार से इस पार देख लेते हैं, लेकिन वो इतना मतलब डेंस होता है, मतलब सघन होता है बूंदे, कि जैसे उस पर लाइट पड़ती है वो फैलने लगता है चारों तरफ, और जब फैलता है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें हमको क्या दिखाई देगा, जो छोटी छोटी पानी की बूंदे हैं जस्ट वो हमको दिखाई देती है, और कुछ नहीं। वो आप भले कुछ भी समझ जाओ, लेकिन है वो छोटी छोटी पानी की बूंदे, जो कि हमारी एक तरीके से नमी चारों तरफ फैली हुई होती है। ठीक है, अब ठंडे का मौसम है तो वो सूखता भी नहीं है, तो उसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला कह रहा है, प्रिज्म से जब भी कोई कलर गुजरेगा, रेज या फिर प्रकाश गुजरेगा, प्रकाश जब गुजरेगा, जैसे प्रिज्म के बारे में मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो वो जो होता है सबसे कम झुकाव की, देखो सबसे पहली बात तो मान लो सूर्य के रेज को अगर हम प्रकाश प्रिज्म को घुसाते हैं, तो वो या फिर एक तरह से निकालेंगे या सेंट्री करके एक साइड से निकालेंगे, तो टोटल 7 कलर के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उस 7 में से सारे कलर्स में से जो होता है ना, कौन कह रहा है सबसे ज्यादा कम झुकेगा, तो सबसे कम झुकने में कौन सा होता है भाई, लाल। क्यों, क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, और इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, डेंजर के साइन के तौर पे यूज करते, ताकि दूर से ही पता चल जाए लोगों को कि हाँ ये जो रेड कलर दिख रहा है वो डेंजर का सिंबल है, और हमको बच जाना है, दूर से ही लोग सेफ्टी को थोड़ा सा मेंटेन कर लेंगे। फिर कह रहा है जो सबसे अधिक झुकेगा वो प्रिज्म में से वो कौन सा कलर होगा, तो आपने पढ़ा होगा बेजिया फिनाला विबग्योर। ठीक है, तो बेजिया फिनाला के अंदर आपको बैंगनी कलर जो होता है, पर्पल कह लो या फिर वैलेट कलर कह लो, दोनों एक ही कलर है, तो ये जो कलर होता है ना वो सबसे अधिक झुक जाता है। ठीक है, बेंट हो जाता है, रीजन क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, और सबसे कम वेवलेंथ रहेगा तो झुक जाएगा जल्दी, मतलब वो बहुत ज्यादा सीधी रेखा में बहुत दूर तक नहीं गमन कर पाएगा, वो तुरंत स्कैटर हो जाता है। ठीक है, फैल जाता है वो। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, ये चीज क्लियर है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता, तो ये चीजें मैंने बता दिया। स्टेथोस्कोप के अंदर कोई भी लेंस का तो कोई यूज ही नहीं है वहां पे। ठीक है, जो भी है साउंड के ऊपर काम कर रहा होता है, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं ना आला बुखार नापने के लिए,
बुखार नहीं नापते तो वो तो थर्मामीटर से नापते, लेकिन जैसे वो धड़कन उड़कन सुनते हैं वो। फिर कह रहे हैं प्रकाश का ठीक सीधा रेखा में गमन ना होना है। देखो, पर जो भी रेज चल रही है वो सीधी रेखा में गमन ना होके कभी ऐसे गई, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसकी वजह से तारा हमको टिमटिमाते हुए नजर आता है। ठीक है, लेकिन तारा एक्चुअली होता है ऐसे, वो नजर आता है ऐसे। वो होता है रीजन अपवर्तन के कारण। क्यों? क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने में लाइट इधर उधर मुड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जो सीधी रेखा में गमन नहीं कर रहा है, जो कि अपवर्तन है, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग चीज है। रिफ्लेक्शन का मतलब इधर से आया और इधर से निकल जाएगा, और रिफ्रैक्शन का मतलब हो गया अगर ये इधर से लाइट जा रहा है तो थोड़ा सा मुड़ के वो आगे बढ़ ही जाएगा। ठीक है, रिटर्न नहीं होने वाला है। फिर 7 नंबर सवाल कह रहा है एक पिंड को एक वृत्त में अगर घुमाए जाने पर किया गया कार्य क्या होगा? पूरा कार्य जो होगा वो क्या हो जाएगा? पूरा एक सर्कल में घुमा रहे हो तो वो जीरो हो जाता है। ठीक है, जहां से गया वहीं पे आ गया तो कुछ काम ही नहीं हुआ। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है उसको हम लोग पहले को फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ गुरुत्व का नियम नहीं, जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये तो पता है आपको लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पहले मैंने मेंशन कर रखा है। जैसे कोई भी चीज है अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि कोई बाहरी उस पर फोर्स काम नहीं कर रहा होगा। फिर कह रहा है एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होगा? तो कोई भी वस्तु है अगर उसको हम लोग पृथ्वी के सेंटर पर रख दे तो उसकी वेट जो है सबसे कम होती है। फिर कह रहा है अगर मान लो कोई स्विमर है, स्विमर अगर पानी के अंदर तैर रहा है तो उसमें कौन सा फोर्स काम कर रहा होता है? तो वो बॉयंट फोर्स काम कर रहा होता है, जिसको लोग उत्प्लावक बल कहते हैं। वो फोर्स क्या काम करेगा? आपको नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, मान लो कोई एक स्विमर है ऐसे, ठीक है, ऐसे हाथ पैर मार रहा है तो वो पानी को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है, और ये नीचे से एक फोर्स लगता है, पानी लगाता है, ठीक है, उसके बॉडी के ऊपर, जिसको हम लोग उत्प्लावक बल या फिर बॉयंट फोर्स के नाम से जानते हैं। फिर कह रहे हैं किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा होता है? तो वह बल कौन सा होता है? वो अभिकेंद्री बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, चलो। कह रहा है किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं? ये चीज बता दो। तो ये होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है ग्लेशियर के बर्फ हमेशा कहाँ से पिघलते हैं? तो ये सभी चीजें पहले हमने की है। ग्लेशियर का जो बर्फ होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है? निचले सतह से पिघलता है। ठीक है, मान लो ग्लेशियर का मतलब कोई पहाड़ है, उसके ऊपर बर्फ है, तो वो ऊपर से नहीं पिघलेगा, वो सीधे नीचे से पिघलेगा। और इसी कारण क्या होता है ना कि बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिर जाते हैं पहाड़ से नीचे, जिसको हम लोग आइस स्लाइड कहते हैं। यही रीजन है। फिर कह रहे हैं सूर्य से उष्मा पृथ्वी पर कैसे आता है? तो सूर्य से उष्मा जो है ना, सन से जो हीट होता है वो पृथ्वी पर विकिरण माध्यम से आता है, रेडिएशन से। तो इसके बारे में पहले मैंने डिटेल में पढ़ाया था, रेडिएशन क्या चीज है। उम्मीद है कि आपको याद होगा, अब तक रिवीजन हो रहा होगा आपका। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम कर रहा होता है? तो बॉल पेन जो होता है ना, सरफेस टेंशन के ऊपर काम कर रहा होता है, पृष्ठ तनाव। बॉल पेन क्या होता है? एक बॉल, एक पेन का जो नीब होता है उसमें छोटा सा बॉल लगा होता है। ठीक है, चलो। फिर कह रहा है आपसे कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है? जब पहाड़ पे जाओगे तो ऑब्वियसली चीज है यहाँ पे कि जैसे हमारे एनवायरमेंट का क्या होता है, प्रेशर उस पर कम हो जाता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, मतलब जितने जितने ऊंचाई पे जाओगे तो अपना प्रेशर कम हो जाएगा एनवायरमेंट का। तो ये चीज तो बिल्कुल भी क्लियर कट है कि जब प्रेशर कम हो जाएगा तो हम कोई भी चीजें इजिली हम उबाल लेंगे। तो उसकी जो होता है ना वो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो 100 डिग्री से कम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे पानी उबलना शुरू हो जाएगा। फिर कह रहे हैं जैसे ऐसे क्या चीज है ना कि जनरली आप जब उबालोगे तो एटलीस्ट आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड का चाहिए, लेकिन जब पहाड़ पे चल जाओगे तो 100 डिग्री से कम पे ही उबलना शुरू हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? मान लो कोई सॉलिड चीज है, उसको आप गर्म कर रहे हो तो जनरली उसके आयतन में, वॉल्यूम में सबसे ज्यादा क्या होगा? इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिलेगा। कह रहा है जब झील का पानी जमता है तो सबसे पहले कहाँ जमता है? तो ऑब्वियस चीजें मैंने पढ़ाया था, दो चीजें कि एक तो ग्लेशियर में पिघलेगा तो नीचे से, और झील में जमेगा तो ऊपर से। तो इन सब चीजों को मैंने हमेशा हमेशा प्रायोरिटी देके पढ़ाया था कि इन सब चीजों को बेटर तरीके से पढ़ना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे हैं ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? तो ठोस से सीधे, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल जाना, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, ऊर्ध्वपतन कहते हैं इनको हम लोग, लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगा। कह रहा है आपेक्षिक आर्द्रता किस रूप में व्यक्त की जाती है? तो वो तो प्रतिशत में ही व्यक्त की जाती है। तो ये चीजें पढ़ाई थी, कितना परसेंट ह्यूमिडिटी कितना है आपके एनवायरमेंट के अंदर, वो सभी चीजें परसेंटेज में काउंट की जाती होती है। ठीक है, चलो ये भी सेट खत्म, अगला सेट स्टार्ट करते हैं हम लोग।
अगला सेट का पहला क्वेश्चन ये कहता है, सेट नंबर 3 है शायद ये, इसका पहला क्वेश्चन ये कहता है कि अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। तो चीजें पता है ना कि अवतल लेंस जब भी होता है कॉनकेव लेंस के अंदर वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब वो आभासी होगा और बिल्कुल भी सीधा बनेगा, ठीक है। आभासी और सीधा मतलब वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। फिर ये देखो ठंडे के दिन में क्या चीज करना है, ये सवाल पढ़ोगे तो समझ में आ गया। देखो ठंडा के दिन में क्या होता है, जनरली ठंडा के दिन आ गया तो खुद इमेजिन कर लोगे, एक मोटा कमीज पहनने से अच्छा होता है ना कि दो पतली कमीजों को पहन लो। रीजन क्या होता है, देखो जब भी दो आपने आपने घरों में अगर वाटर टैंक लगाया होगा, सिंटेक्स वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं, कंपनी है ये। तो मान लो कोई वाटर टैंक होता है, उसमें जनरली देखा होगा आपने फोम का अंदर यूज करके उसमें मटेरियल तैयार कर देते हैं। तो रिसेंटली हमने एक नया बनवाया जिसके अंदर हमने उनको ऑर्डर दिया कि देख भाई तुम क्या कर रहे होते हैं ना कि एक फोम डालते हो तुम लोग जनरली, लेकिन मेरे को डबल फोम चाहिए अंदर। एक तो लेयर हमने ऐसा बनाया, पहले वो प्लास्टिक फिर फोम फिर प्लास्टिक फिर फोम, हमने इस तरीके से ऑर्डर करा स्पेशली साइंस का यूज करके। तो यहाँ पे एक चीज फायदा होगा, देखो ये जो फोम है फिर एक और लेयर फोम है, ये दोनों ना हीट को क्या कर रहे होंगे, ना तो अंदर वाले को बाहर जाने देंगे, डबल जब आ गया तो और खतरनाक हो गया, और ना बाहर के हीट को बहुत ज्यादा अंदर आने देंगे, ठीक है। तो हीट रेसिस्टेंट का काम कर रहे होंगे ये लोग। तो कहीं ना कहीं वही काम कर रहा था अपना कमीज, एक कमीज हो गया एक और कमीज हो गया, उनके बीच का जो गैप हो गया ना वो अंदर से अंदर कहीं वैक्यूम क्रिएट करेगा एक तरीके से। तो मतलब वैक्यूम कह लो एक तरीके से, यहाँ पे जो पहले से चीजें हैं वो एक तरीके से ना रेसिस्टेंस का काम करेंगी, ठीक है। कि अंदर की जो कहीं ना कहीं टेम्परेचर है जितना उसकी औकात होगी उसके अकॉर्डिंग उसको वो बाहर ना जाने दे और बाहर की टेम्परेचर को हीट को अंदर ना आने दे, ठीक है। तो यही फायदा होता है, ठीक है। वो क्या कहते हैं उसको परत रोधी माध्यम के रूप में काम करता है। शुद्ध भाषा में अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। मैंने कहानी देखो कहानी में समझा दिया इसको, बाकी ऑप्शन पढ़ते रहो, किताबी कीड़ा बनते रहो। 3rd नंबर कह रहा है किसी तत्व का अगर परमाणु क्रमांक 17 है और परमाणु द्रव्यमान 36 है तो न्यूक्लियॉन्सों की संख्या बताओ कितने। तो सिंपल से इसका लॉजिक है, घटा दो, मास में से क्या करोगे उसके परमाणु क्रमांक जो है ना उनको घटा दो, तो 36 में से 17 घटा दो 19 मिल जाएगा, ठीक है। कह रहा है परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पे काम कर रहा होता है, तो जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ना उसके, देखो कोई भी परमाणु है उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ही फिक्स करेगा कि इसका देखो इसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है, केमिकल बिहेवियर। तो वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन काम कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूम रहा होता है उसके पे ये सभी चीजें डिपेंड करती है। 5th है परमाणु का न्यूक्लियस बना होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, सॉरी मैंने गलत बोला, इलेक्ट्रॉन तो घूमता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे है, डी में, ठीक है ना। तो 5th का डी हो जाएगा। ये क्या आ गया बीच में। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, सबसे ज्यादा बताओ। तो उबलता हुआ पानी में, गर्म पानी में, भाप में, या फिर पिघलती हुई प्लावी बर्फ में। देखो सबसे पहले ना बताऊं, वाष्प के अंदर सबसे ज्यादा, स्टीम के अंदर ना ज्यादा हीट होता है। रीजन, स्टीम के अंदर कौन सा हीट छुपा होता है, लैटेंट हीट छुपा होता है जिसको हम लोग गुप्त उष्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो गुप्त उष्मा जो होती है वो बड़ा खतरनाक होती है, जिससे कि हमको जो पता नहीं चल पाता कि इसकी उष्मा क्या है, लेकिन गुप्त उष्मा जो है वो ज्यादा उसके अंदर जलन पैदा होती है। तो ठीक है, तो ये चीज याद रखना, वाष्प के अंदर, भाप के अंदर जो होती है ना वो ज्यादा, कभी भी आपने देखा होगा एक चीज है, अगर आप मान लो पहले, तो अभी तो खैर नहीं बनता, पहले ना डेगची में खाना बन रहा होता था चावल वगैरह, तो माँ लोग तो नहीं, जनरली दादी लोग क्या करती थी, वो अचानक से हटाती थी तो तुम भाप आता था। हम लोग बचपन में अगर मुंह लगाएंगे वहां तो लगता था मुंह ही जल गया हमारा, ठीक है। तो वो हमने पानी में ना तो मुंह डाला कुछ नहीं, जैसे उसके भाप से ही लगता था कि मुंह जल गया। कभी कभार तो हो भी जाता था अगर बहुत ज्यादा नजदीक हो जाते तो पूरा मुंह में फोड़ा फोड़ा टाइप का, ठीक है। फोरा के बताओ इनमें से सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान क्या होता है, किस कौन सा सबसे विशिष्ट उष्मा का मान जो होता है सबसे ज्यादा होता है। तो विशिष्ट उष्मा के बारे में मैंने बताया था आपको, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा रखा था आपको। तो तांबा का जो स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होता है, एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको, किताबी भाषा में नहीं, मैं स्पेसिफिक हीट को ना एक एग्जाम्पल की भाषा बताता हूँ। तो मान लो कोई तांबा है, ठीक है, कॉपर है, तो कॉपर का कोई एक पार्ट को निकालो और एक पार्ट को, ठीक है, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में जितना हीट का जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं, ठीक है। चलो फिर कह रहा है काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र क्या, मतलब श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। देखो जनरली हमने देखा होगा व्हाइट कलर क्या करता है भाई, सारे लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, और ब्लैक कलर क्या करता है, वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है,
ठीक है, तो जैसे व्हाइट पे प्रकाश आया वो रिफ्लेक्ट करेगा और ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो ज्यादा हीट होगा इसके अंदर, और ये कुछ नहीं एब्जॉर्ब करेगा तो फिर कुछ हीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज है कि व्हाइट कलर क्या करता है, जो भी प्रकाश आता है उसको परावर्तित कर देता है। साइंस जो कहता है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। साइंस तो कहता नहीं, कि साइंस सीधे सीधे कहता है किसी भी चीज के पास उसके पास अपना कलर है ही नहीं भाई। कोई भी चीज जो आपको दिख रही है रेड है येलो है, उसके पास अपना कलर है ही नहीं। साइंस ये मानता है, साइंस ये कहता है कि वो जिस कलर को एब्जॉर्ब कर ले उसके पास वही कलर है, मान लो वो वैसा ही दिखेगा। ठीक है ना। अब देखो परमाणु का संगठन जो किस चीज से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, लास्ट टाइम जस्ट रिवीजन में करा रहा हूँ, इसमें डिटेलिंग में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जैसे मैं क्लास के दौरान बहुत ज्यादा डिटेल में जाता था, वैसे मैं नहीं जा रहा हूँ। कह रहा है तांबा किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो तांबा को शुद्ध करने के लिए प्यूरिफिकेशन के लिए उसको विद्युत अपघटन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज कर रहे होते हैं हम लोग। फिर 11 नंबर कह रहा है लोहे में जंग लगने की किसकी आवश्यकता है। लोहा में अगर जंग लगाना तो कौन से दो चीजें चाहिए, तो जनरली पहली बात तो नमी चाहिए। ठीक है, नमी मतलब जल और ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली आ गया, H2O में ही छुपा हुआ है। फिर कह रहा है लेंस की क्षमता को मेजर करते हैं डायप्टर के अंदर, और ये सवाल 100 बार से ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे आ जाओ। कह रहा है कौन सा संगठन जो है लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करती है। जैसे रेड लिस्ट के अंदर होता है ना, जो प्रजाति ऑलमोस्ट अभी लुप्त होने के कगार पे, उसको हम लोग ऐड करते हो कर रहे होते हैं, तो वो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक संस्था है। फिर कह रहा है बताओ मेरिस्मेटिक टिश्यूज मतलब विभाज्योतक कहाँ पे होता है। तो देखो विभाज्योतक मतलब समझ में आ रहा है किसी भी चीज में डिवीजन करना है, तो जस्ट ह्यूमन अगर बढ़ रहा होता है, तो मान लो ह्यूमन जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार हाथ बढ़ेगा, एक बार पैर बढ़ेगा, एक बार नाक, तो पूरी चीजें अपने अपने रेशियो में रेगुलरली बढ़ रही होती है। या फिर कोई प्लांट है, तो प्लांट भी अगर बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि एक बार उसका पत्ता बड़ा बड़ा हो गया और एक साल में एक बार उसकी टहनी बढ़ेगी और एक बार में उसका जड़ बढ़ेगा, ऐसा नहीं। प्रॉपर तरीके से अपने अपने फिक्स रेशियो में जो उसका नेचर ने उसका बिहेवियर तय कर रखा, प्रॉपर्टी तय कर रखी, उसके हिसाब से वो प्रॉपर तरीके से बढ़ेगा। तो मतलब जो विभाज्योतक होती है, ये जो टिश्यूज होती है मरिस्मेटिक टिश्यूज, वो चारों तरफ होती है, मतलब बॉडी के इस पार्ट में, तो उपयुक्त सभी में होता है वो। ठीक है, चाहे वो टॉप पे हो, इंटरमीडिएट पे हो, लैटरल मतलब चारों गोल, मतलब पेड़ के तना के चारों तरफ, या फिर ह्यूमन बॉडी के चारों तरफ, या फिर हाइट में लेंथ में, जो भी कह लो, चारों तरफ से वो बढ़ेगा। फिर कह रहे हैं खाद्य चालन। देखो पौधे के अंदर दो टिश्यूज होते हैं, एक तो होता है जाइलम और सेकंड होता है फ्लोएम। ठीक है, ये दोनों का क्या काम है। जाइलम तो सीधे सीधे भाषा में समझो, ज से जाइलम, ज से जल। तो ये देखो जल को क्या कर रहा होता है, जाइलम का, जल का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन जाइलम कर रहा होता है। फ्लोएम क्या करता है, खाद्य चालन, खाद्य मतलब खाद्य पदार्थों का, फूड कंडक्शन का, वो क्या कर रहा होता है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है। ठीक है, तो फ्लोएम कर रहा होता है, तो करेक्ट आंसर फ्लोएम हो जाएगा इसका। तो 9th-10th के अंदर सब पढ़ना था। कह रहे बताओ इनमें से कौन सा कवकनाशी है, तो कवक को मारने के लिए कौन सा यूज कर रहे थे, बॉर्डेक्स मिश्रण का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बॉर्डेक्स मिश्रण एक जैसे बचपन में किसी को दांत खुजली हो गई, तो जो नहीं आप लोग एक मतलब छोटा सा क्रीम टाइप का आता था, दांत वगैरह पे लगाते, तो उसमें बॉर्डेक्स होता था। ठीक है, चलो। फिर कह रहे लोहा का अयस्क, मतलब इनमें से कौन सा लोहा का एक अयस्क है, बताओ मेरे को। तो लोहा का अयस्क कौन सा है भाई, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सभी चीजें लोहे के अयस्क है। फिर कह रहा भूरा कोयला किसको कहा जाता है, तो भूरा कोयला के नाम से कौन सा जाना जाता है, ये चीज बताओ आप। तो लिग्नाइट को हम लोग भूरे कोयले के नाम से जानते हैं। तो थोड़ी सी चीजों को अगर हम समझे बढ़िया से, तो चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो लिग्नाइट याद रखना, भूरे कोयले के नाम से जानते हैं इसको। फिर कह रहा है पदार्थ की चौथी अवस्था बताओ, तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सा है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा को कह रहे होते हो। और जो फिफ्थ होता है कमेंट करके बताओ, ये सभी चीजें पढ़ाई गई है। तो पांचवी अवस्था कौन सी है पदार्थ की, कमेंट करके बताना जरा। फिर क्या, अच्छा लो आप क्या बताओगे, इसी में सवाल भी है। पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये फिफ्थ स्टेट है। ठीक है ना, तो चलो फिर हम लोग अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। हमने ये थर्ड पार्ट भी बहुत ही बढ़िया से कंप्लीट कर लिया है। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कार्य का मात्रा क्या होता है। तो कार्य का मात्रा क्या होता है भाई, जूल होता है। चीजें समझ में आ रही होंगी, पूछा गया था पिछली बार भी, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। और प्रकाश वर्ष मात्रा क्या, प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक है, तो कुछ लोग कहते हैं प्रकाश की मात्रा क्या, नहीं भैया ये डिस्टेंस की है। ठीक है, तो याद रखना। और समय का मात्रक इसमें से कौन सा नहीं है, लीप ईयर, लूनर ईयर, लाइट ईयर, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से बताओ समय का मात्रक कौन है। प्रकाश वर्ष बिल्कुल भी समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष जो है डिस्टेंस का है। तो ये चीज अभी आपको पढ़ा, और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष किस चीज का, तो ये डिस्टेंस का है, लाइट का बिल्कुल नहीं है।
प्रकार ये पार्सेक जो है, पार्सेक भी एक प्रकार का डिस्टेंस का ही है, लेकिन डिस्टेंस में भी कैसी है ये चीज बताओ, खगोलीय दूरी का। जब वो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस ऑप्शन में नहीं है तब डिस्टेंस करो, लेकिन अगर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस ऑप्शन में है तो इसको एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस या फिर खगोलीय दूरी का आंसर करना होगा आपको। ठीक है, चलो कह रहा बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो डेसिबल तो ध्वनि का तीव्रता मापते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड सही है। अश्वशक्ति क्या है भाई, हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर सही है। समुद्री मील नॉटिकल नौ चालन में क्या होता है ना, में दूरी की इकाई, ठीक है। नॉटिकल मील तो सही बात है, डिस्टेंस इन नेविगेशन नौ संचालक में यूज करते हैं, लेकिन सेल्सियस का ऊर्जा इकाई, सेल्सियस हीट ऑफ यूनिट, क्या यह सही है? मतलब हीट का अभी आपने क्या पढ़ा, यूनिट क्या पढ़ा आपने, जूल पढ़ा ना। देखो एनर्जी का पढ़ लो या फिर हीट का पढ़ लो, दोनों का जो होता है सही यूनिट, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, यूनिट बोल रहा था ना। हाँ देखो एनर्जी का कह लो या फिर आप एक और क्या हीट का कह लो, दोनों का कहीं ना कहीं आपका होता है जूल होता है, सेल्सियस नहीं होता। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो डी नंबर इसका गलत है आंसर। फिर कह रहा है ल्यूमेन जो होता है किसका यूनिट है, ल्यूमेन भी आपसे पूछा गया था, तो ये ज्योति प्लस का है। एग्जाम में मैं क्यों मात्रक मात्रक क्यों कर रहा हूँ, मात्रक से भी सवाल आते हैं, यूनिट से भी सवाल आपके एग्जाम में आते ही आते हैं हर साल। ठीक है, तो इनको इग्नोर करके हम लोग आगे बिल्कुल बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। क्यूरी पूछ सकते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, ठीक है, रेडियो एक्टिव का है, धार्मिकता का है, राइटनेस का है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा याद रखोगे। तो क्यूरी किसकी है, रेडियो एक्टिव धार्मिकता की है। फिर पास्कल पूछ ले आपसे किसकी यूनिट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बता दे रहा हूँ प्रेशर की है। ठीक है, कहोगे कितना इतना ईजी आएगा, हाँ भाई आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ इतना, इनमें से जितना यूनिट में बता रहा हूँ उनमें से कुछ ना कुछ आपके हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ सवाल आने वाला है। फिर कह रहा है कैंडेला किसका होता है, तो कैंडेला आपका किसका मात्रक है भाई, कहाँ है ऑप्शंस के अंदर, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है। ज्योति तीव्रता, हाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। देखो लगातार ना पढ़ाते पढ़ाते आंख आंख में मोतियाबिंद हो जाता है और कुछ नहीं, लगता है कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, सब कुछ सामने होते हुए भी। ज्योति तीव्रता आपका सही है। मेरा जूल निम्नलिखित में से इकाई है, तो जूल मैंने बोला ना एनर्जी की भी है और हीट की भी है। आगे आ जाओ। फिर कह रहा है हर्ट्ज मापने की यूनिट जो है ना, ये दो सवाल एक साथ है क्या, हाँ 11-12 एक साथ है। देखो हर्ट्ज मापने के लिए जो है ना वो किस चीज के लिए यूज करते हैं हम लोग, तो ये तरंगों की आवृत्ति के लिए, तरंग दैर्ध्य के लिए नहीं है, तरंग दैर्ध्य के लिए एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं, याद रखेगा इस तरीके से लिखते हैं एंगस्ट्रॉम। और तब भी जब भी कहेगा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, तो उसको हम लोग हर्ट्ज के अंदर मेजर कर रहे होते हैं। और विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है भाई, आप सबने पढ़ा होगा, एम्पियर होता है। फिर कह रहा है एसआई पत्ती में लेंस की क्षमता क्या होती है, डायप्टर होती है, हमने जस्ट पढ़ा दी क्लास के अंदर। फिर अगला पढ़ रहे हैं हम लोग, बताओ डेसिबल में मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, डेसिबल में नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो डेसिबल में नापने के लिए क्या प्रयोग में लाता है, तो ध्वनि को, तो ध्वनि है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। हाँ, ठीक है, ऑप्शन भी थोड़े नमूने बने यहाँ पे। फिर कह रहे हैं एम्पियर नापने में क्या, मतलब एम्पियर में क्या नापते हैं, ये चीज पूछ रहा है आपसे घुमा फिरा के, करंट को, धारा को। फिर यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रा क्या है, तो यंग प्रत्यास्था जो होता है ना, यंग मॉड्यूल्स की इलेक्ट्रिसिटी, यंग मॉड्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे आ जाओ। कह रहे हैं बताओ निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियों में समान विमीय सूत्र नहीं है। अच्छा ठीक है, बल और दाब का क्या एक ही होता है, नहीं बल और दाब का एक ही नहीं होता है। कार्य और ऊर्जा का ठीक है एक है, आवेग और संवेग का एक है, भार और बल का एक है। लेकिन बल और देखो फोर्स और प्रेशर का तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा इनका डेफिनेशन ही अलग है, तो फिर इनकी विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला ये कैसे हो सकता है, मेरे को कमेंट करके बताओ अगर आप में से कोई बता सकता है। तो फोर्स का और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, नहीं आता तो मैं टेलीग्राम पे वैसे अपलोड कर दूंगा, या फिर चलो मैं आपको वीडियो को रोक के बताओ, मैं आपको बता ही देता हूँ। तो फोर्स का लिखो, अगर अपने दिमाग में आ गया होगा तो कमेंट करके बता दो, नहीं तो फिर चुट्टा लोग चोरी करके मत बताना, ठीक है। अगर मैं फोर्स के बारे में बोलूँ तो ये होता है MLT-2, और एक कौन सा है यहाँ पर हमारे पास प्रेशर। तो प्रेशर का अगर हम बात कर ले, बहुत ही गंदा लिखता हूँ मैं, देखो फिर लिख रहा हूँ जल्दीबाजी में, प्रेशर, तो ये क्या ई छूट गया यहाँ पे, M1L-1 T-2, ये दोनों थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। एग्जाम में नो डाउट पूछ सकते हैं भाई, जैसे जनरली तो जीडी वाले में फिजिक्स में पूछते हैं, डीबी का फिजिक्स में, साइंस में तो कम पूछते हैं, लेकिन जीडी वाले 2 के अंदर पूछ लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। 18 नंबर कह रहा है खगोलीय, क्या कह रहे हैं, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो खगोलीय इकाई किस चीज से संबंधित होता है, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन थोड़े से बड़े बड़े हैं यहाँ पे।
लेकिन फिर भी अगर हम ऑप्शंस को प्यार से पढ़ने की कोशिश करें तो समझ में आएगा कि पहला ऑप्शन क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, हाँ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सही है। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है ना, उसी को हम लोग खगोलीय इकाई या फिर खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं हम लोग। 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि कौन सा नहीं है, मास। फिर कह रहा है त्वरण बताओ ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है, तो ये तो हमने पढ़ा था। इस पे एक न्यूमेरिकली मैंने टॉप 50 वाले साइंस के अंदर शायद कहीं ना कहीं करा रखे होंगे, मेरे हिसाब से लग रहा है कि मैंने इसको कहीं ना कहीं कराया है। तो ए बराबर क्या होता है, भी माइनस यू बाई टी होता है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए, यही पढ़ा ना, यूटी बराबर हाफ ए टी स्क्वायर वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन आपको एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है, वेलोसिटी का नहीं पूछ रहा। यू और भी क्या है आपका, भी हो जाता है ना, यू होता है इनिशियल आपका वेलोसिटी, भी आपका फाइनल हो जाता है, टी टाइम हो जाता है, ये एक्सेलरेशन होता है। तो सभी फिजिक्स में पढ़े हो ना, 10th में 9th में, सभी चीजें पढ़ने वाली चीजें थी। शायद 8 में भी था कि नहीं मेरे को याद नहीं, लेकिन 9th 10th में पढ़ना था। चलो 21 क्या कह रहा है आपको कि बताओ पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त होती है, तो मास मिलता है। ठीक है, F बराबर एम ए होता है ना, और कह रहे ना कि संवेग और वेग के अनुपात से, तो संवेग हो गया आपका, ठीक है, अच्छा रुको रुको रुको, F बराबर एम ए नहीं, P बराबर एम भी करो। ठीक है, ये मैं फोर्स का लिख दिया, P बराबर एम भी, तो संवेग हो गया आपका P, वेलोसिटी हो गया आपका V, तो M बराबर क्या हो जाएगा, P बाई V, तो संवेग। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये वेग, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, P बराबर एम भी, संवेग बराबर मास द्रव्यमान इनटू वेग। ठीक है, तो वहीं से बन के आ गया पी एम बराबर पी बाई बी। तो यही बस सिंपल सिंपल फॉर्मूला जो आपका 9th है। देखो ये सभी चीजें ना मेरे एक्चुअल पढ़ी लगभग बहुत साल हो गए हैं, फिर भी मेरे को जनरल जनरल फॉर्मूला याद रहता है, तो आप भी याद रखा करो। अब ये कहोगे ना हम आर्ट्स वाले हैं, तो आचार डालो ना भाई, आर्ट्स वाले 10th वाले पढ़ के आए हो ना, 10th नहीं पढ़े हो, 10th में तो हर कोई साइंस पढ़ता है, तो 10th का ही साइंस तो पूछ रहा है, तो फिर बहाना कैसा हम इधर से उधर से। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा बताओ, हमको क्या मिल गया, यहाँ से मास मिल गया ना, जैसे वेग, और मैंने बोला ना m बराबर p बराबर m भी, तो m बराबर p बाई भी, तो संवेग और वेग के रेशियो से मेरे को मिल गया मास। ठीक है, द्रव्यमान मिल गया। तो फिर ये सब बहाना है कि हम आर्ट्स से, हम साइंस से, कोई मतलब नहीं, आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, सब चीजें 10th में पढ़े हो। फिर कह रहे हैं एक झूला पर लड़की बैठी है, मान लो एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन आवर्त का काल क्या होगा, तो खड़ा हो जाने से क्या हो जाएगा, ये चीज बताओ। अब ये चीजें देखो, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, सही तरीके से नहीं बनाया जाता, क्वेश्चन का आंसर देना मतलब इलॉजिकल हो जाता है। देखो चीजें हैं थोड़ी सी अलग अलग, बट मैं समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। इस सवाल को बिल्कुल भी फोकस नहीं करो, ऐसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, हमने अपने से बनाया है। थोड़ी सी क्वेश्चन में करेक्शन करनी बाकी है। अपने को डायरेक्टली अगर ऐसे सवाल दे दिया जाए, देखो मैं बताता हूँ, जैसे कोई झूला अगर झूल रही है लड़की, ठीक है, मान लो बैठ के झूल रही है, तो बैठ के झूल रही है चाहे खड़ी हो जाए, तो जब तक ये झूले की लेंथ ना बढ़े, अगर ये है ना कि अगर झूले की लेंथ ना बढ़े, तब तक उस दोलन काल पे उसका जो ऑसिलेशन टाइम है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। झूला की लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम जो बढ़ेगा, ऑसिलेशन ऑफ पीरियड जो है बढ़ जाएगा, और ये कम हो जाएगा, अगर इसकी लेंथ कम हो जाएगी तो उसकी टाइम जो है घट जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को गलत तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि चलो ठीक है, अगर बैठी थी तो पूरा वेट झूले पे था, तो झूले की लंबाई बढ़ी हुई थी, लेकिन खड़ा होगी तो लड़की का वेट थोड़ा सा, मान लो खड़ा हो जाने पे क्या होता है, आधा वेट उसका, और कहीं ना कहीं झूले पे जब भी आप खड़े होगे और बैठोगे तो थोड़ा सा वेट में फर्क होता है। अगर ऐसा इमेजिन कर ले तो उसकी लेंथ कम होगी, तो उसका मतलब टाइम कम हो जाएगा आवर्तकाल, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन गलत तरीके से बढ़ाया हुआ है, हमको मेंशन करना पड़ेगा कि झूले किस तरीके से है, झूला के साथ और कुछ चीज ऐड ऑन करो कि उसकी अगर लेंथ बढ़ती है घटती है, तब पूछा, तब सवाल को हम लोग सही कर पाएंगे। मैंने बोला कि अगर झूला का लेंथ बढ़ता है तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ऑसिलेशन पीरियड बढ़ जाएगा, झूला का लेंथ कम होता है तो ऑसिलेशन पीरियड या फिर आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, 23 नंबर देखो, घूर्णन करती एक गोल पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज पर कोणीय वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोणीय वेग सीधे सीधे समझो वो कम हो जाएगा। मान लो कोई चीज घूम रहे थे गोल गोल, अचानक अगर कोई बढ़ जाएगा इसके ऊपर, तो ऑब्वियस चीज इसकी स्पीड घटेगी, स्पीड भी घटेगा तो उसका जो वेग होगा कम ही हो जाएगा ना, उसका कोणीय वेग। चलो बताओ फिर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, खुद से अज्यूम करो ना। मान लो एक कंचा, हम लोग बचपन में जो ऐसे उंगली से मारते तो लट्टू वगैरह घूमता था, तो लट्टू के ऊपर हाथ रखोगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाती थी।
इमेजिनेशन करने वाली साइंस है, साइंस में रट्टा मारने वाला कोई चीज नहीं होता। होता है लगभग 90% चीजें इमेजिनेशन करो और सोचो समझो, 10% रट्टा मारो, फॉर्मूला वगैरह। ठीक है, कह रहा है किसी यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्या होगा। देखो अगर वेग उसका दोगुना करोगे तो कहीं ना कहीं उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाती है, मतलब उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। फिर कह रहा है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, मास और वेट में क्या फर्क है। वही मैंने बोला कि मास हमेशा रिमेन सेम रहेगा, और ये जो हमारा क्या है भाई एक वेट, ठीक है, वेट हमारा है वो बदल जाएगा, ठीक है ना। जैसे डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे हैं, अर्थ पे है, मून पे है, या फिर कहीं भी है। अर्थ पे है तो सेंटर पे है या फिर किनारे पे है, कहाँ है। वेट वेरी कर सकते हैं लेकिन मास वेरी नहीं करेगा, वो हर टाइम एक ही रहता है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बोला, मास वही रहेगा और वेट उसका घट जाएगा। ठीक है ना, चलो अगले पार्ट को स्टार्ट करते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन थे। चलो फिर चलते हम लोग अगले सेट की तरफ से। ठीक है, अगले सेट की तरफ से नहीं, अगले सेट की तरफ। अगला सेट का पहला क्वेश्चन है कि परमाणु बल एटॉमिक फोर्स किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये एटॉमिक एटॉमिक जो वर्ड मैं सुनता हूँ तो मुझे पाकिस्तानियों का याद आ जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक हथियार है उनके पास। ठीक है, एटमी हथियार, एटॉमिक नहीं, एटमी हथियार है उनके पास। तो एटॉमिक बल जो है ना वो किस सिद्धांत पर काम कर रहा होता है, तो ये कहीं ना कहीं विखंडन पे काम कर रहा होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन पे। रीजन तो एक एटम फूटता है और 2 पार्ट में बदलता है, अभी एनर्जी का प्रोड्यूस करता है। बस चीजें पढ़ाई थी मैंने। अनुप्रस्थ तरंगे, ये देखो तरंगे जो मैंने टॉप 50 साइंस वाले क्लास के अंदर बोला था ना कि मैंने 2 टाइप के ट्रांसवर्ब और क्या होता है ना, और ये क्या कहते हैं उसको, अनुप्रस्थ तरंगे, और एक और तरंग कौन सा होता है, अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, तो इन दोनों तरंगों के बारे में मैंने पढ़ाया था वो किस तरीके से काम। ये तरंग देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे भी जा रहा है। ठीक है, दोनों तरीके से जा रहा है, सॉरी ऐसे नहीं जा रहा है, ये बस ऐसे ऐसे जा रहा है। ये ध्यान से देखो, इसको ऐसे ऐसे जा रहा है ये। ठीक है, तो ये जो जब सिर्फ और सिर्फ ऐसे जा रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के अंदर, ट्रांसवर्स वेव्स जो होता है सॉलिड के अंदर निकाला जा सकता है, उत्पन्न की जा सकती है। और लॉन्गिट या जो है ना धैर्य या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये देखो ऐसे ऐसे भी जा रहा है, ये ऐसे ऐसे भी जा रहा है। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे इसकी वीडियो चला रखी है। तो ये भाई तीनों के अंदर जिधर ले चलो उधर चलेंगे हम, बस सीधे से कहते हैं। अनुदैर्ध्य जिधर ले चलो उधर चलेंगे, लेकिन सिर्फ सॉलिड के बारे में बात करेगा तो उसके अंदर अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा जो होती है ना वो कैसा होता है। सूर्य और तारा से कहीं ना कहीं जो एनर्जी मिल रही है वो सूर्य के द्वारा ही मिल रही है, तो उसमें संलयन होता है। बस उसमें विखंडन, सूर्य के अंदर विखंडन होता ही नहीं है भाई, फ्यूजन होता ही नहीं है, संलयन होता है, टकराती हैं 2 चीजें वहां पे। सूर्य बना होता है तो मैंने चीजें बोला ना, हाइड्रोजन और हीलियम से, ए और बी दोनों। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम से बनता है। आगे देखो कह रहा है उष्मा का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। ये तो चीजें मैंने पढ़ा दी थी आपको। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, केल्विन। ये सभी चीजें पढ़ो आप। फिर क्या, नाभिकीय रिएक्टर को सबसे पहले किसने बनाया था, तो नाभिकीय रिएक्टर को सबसे पहले फर्मी भैया ने बनाया था। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। बहुत बार सवाल पूछा गया, याद रहेगा आपको, जस्ट रिवीजन करा रहा हूं मैं आपको। और देखो इसके अंदर ना थोड़ी सी ये सवाल गलत है, इसको सुधारने दो। 2 लिस्ट मैंने बना रखा है। पहले तो इस वाले में पूरे के पूरे सदिश राशि हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, और इस वाले क्वेश्चन में पूरे के पूरे अदिश राशि हैं। ठीक है ना, चलो इसको मैंने पहले ही पढ़ाया था और करेक्शन भी कराया था, कुछ चीजें गलत थी तो उसमें, बाकी इनको याद कर लो आप। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। मैंने ये चीज पढ़ाई थी, आवृत्ति को हर्ट्ज में मेजर करते हैं। आयकर ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो ध्वनि तरंग का सबसे अधिक जो होता है, जो चीजें जितनी भी सॉलिड होंगी उसके अंदर सबसे ज्यादा होगा। फिर कह रहा प्रसर्व तरंगे हैं जिनको हम सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है, रेंज है, इसके बीच में हम क्या कह रहे हैं, सॉरी गलत है, श्रव्य तरंगे होती हैं। मैंने बोला सुन सकते हैं, ये चीजें अल्ट्रासोनिक कह रहे हैं आपसे। तो जो 20,000 से ज्यादा है जिसको हम सुन नहीं सकते भैया, ठीक है, अल्ट्रासोनिक नहीं सुन सकते। श्रव्य तरंगे होती हैं 20,000 से 20,000 के बीच वाले, हम जो सुन पाएंगे, वो जो नहीं सुन पाएंगे वो 20,000 से ज्यादा हो रही होती है, अल्ट्रासोनिक। किस तापमान पर फॉरेनहाइट और ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये चीज हमने पहले पढ़ा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ चीजें रिपीट हो रही है यहाँ पे। मानव शरीर का तापमान जो होता है वो कितना होता है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, तो अगर सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फॉरेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, दोनों सही है यहाँ पे। तो 16 का यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा।
17 का हो जाएगा। शुष्क वायु में ध्वनि की जो चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ड्राई एयर के अंदर जो होता है 332 मीटर पर सेकेंड। और एक प्रकाश वर्ष का जो मात्रक होता है, मैंने पढ़ाया था, अगर किलोमीटर में कहेगा तो 10 टू द पावर 12, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12, और मीटर में कहेगा तो 10 टू द पावर 15 हो जाता है। तो दोनों सही है यहाँ पे, ठीक है। फिर जड़त्व का गुण क्या होता है भाई, तो प्रत्येक वस्तु के अंदर होता है, हर चीज के अंदर प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया की, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सा कह रहा है सही नहीं है, तो माइक्रोफोन वाला क्या है ना, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बिल्कुल नहीं करता वो, ठीक है। माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ साउंड एनर्जी ऐसा नहीं करता वो। तो माइक्रोफोन क्या करता है, ये चीज सबसे पहले तो आप बताओ। नहीं, ए तो सही है ना, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। ए सही है, माइक्रोफोन ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी करता है साउंड एनर्जी से, ठीक है। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, सही है ये चीज। फिर कह रहा है लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, ये भी ठीक है, इलेक्ट्रिक का यूज करके साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं। और डायनेमो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कर रहा था, ठीक है। लेकिन सितार जो होता है ध्वनि ऊर्जा का, यांत्रिक में नहीं। सितार जो होता है ना, मैकेनिकल को क्या कर रहा होता है वो, साउंड में कर रहा होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ साउंड एनर्जी नहीं, ठीक है, साउंड एनर्जी ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मतलब मैकेनिकल को साउंड में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो सबसे गलत जो है यहाँ पे डी है। चलो, ये था इसका एंड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर अगले पार्ट में ये पढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर कि गर्मी स्थानांतरण की सबसे तेज प्रक्रिया निम्न में से कौन सी होती है, ठीक है। तो जो स्थानांतरण की सबसे तेज प्रक्रिया होती है वो होती है आपकी विकिरण, जिससे कि सूर्य से हमारी रोशनी आती है, उससे भी फास्टेस्ट हीट तो कोई देगा नहीं आपको, सूर्य से भी फास्टेस्ट कोई हीट देगा, कितना कम टाइम के अंदर अपनी गर्मी दे देता है आपको, 8 मिनट 20 सेकेंड में प्रकाश आ जाती है ऑलमोस्ट, इतना भी फास्ट तो कोई देगा नहीं, ठीक है, वो भी हैवी अमाउंट के अंदर, तो वो रेडिएशन से आती है। धातु की छड़ के माध्यम से संचालित गर्मी की मात्रा सीधे अनुपाती कारण है। देखो कह रहा है धातु की छड़ के माध्यम से जो संचालित गर्मी की मात्रा होती है वो किसके अनुपात में होती है, अनुपातिक होती है। वो गर्मी में क्या, वो प्रवाह में क्या टाइम लग रहा है, उसका क्या एरिया है, और तापमान का क्या जो टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऑल हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। उस तापमान के मापन के, देखो इस क्वेश्चन को मैं समझाऊं, देखो कह रहे हैं ना धातु की छड़ के माध्यम से संचालित गर्मी की मात्रा। अब मान लो एक धातु की छड़ है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, इससे हो कि किसी चीज को गर्म करना है, तो पहले तो ये छड़ की लेंथ क्या है, ठीक है, इसका पूरा छड़ का एरिया क्या है रॉड का, बिकॉज पहले ये गर्म होगा तब तो कोई चीज एरिया होगी ना, तो इसको गर्म होने में इसके एरिया पे ये डिपेंड करता है, इसका एरिया जो है पहले वो हीट होगा, उसमें कितना टाइम तक गर्मी दे रहे हो वो भी डिपेंड करता है, कितना टाइम लगेगा, और कितना टेम्परेचर दे रहे हो, बस यही मैं बता रहा था आपको, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। फिर क्या, उस तापमान के मापन के लिए बताओ, जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, पायरोमीटर का। जनरली हम लोग सन का भी टेम्परेचर मेजर करना होता है तो पायरोमीटर का यूज कर रहे होते हैं। कह रहा है एक आदर्श सुचालक का जो है ना उसमें प्रतिरोध क्या होगा, तो जब आदर्श सुचालक है, आइडल कंडक्टर है, तो उसका प्रतिरोध क्या, 0 होना चाहिए। उसके अंदर रेसिस्टेंस कैसा भाई, जब रेसिस्टेंस है तो फिर वो सुपर कंडक्टर कैसा भाई, सवाल है ना। कह रहा है कि बताओ क्यों एक झील सर्दियों में भी अंदर स्थित जमता नहीं है और सतह पर जम जाता है, बताओ। झील मैंने बोला ना जमना स्टार्ट होगा तो ऊपर से जमेगा, जबकि अंदर पानी रहता है, मछली वछली सब जिंदा रहती है, लेकिन अंदर क्यों नहीं जमता, ऊपर जम जाता है। रीजन है कि बर्फ की जो चालकता कम होती है, जब ऊपर जम जाता है ना तो फिर उसके अंदर चालकता होती नहीं कि मतलब वो ठंड अंदर पहुंच पाए, ऊपरे ऊपरे मजा ले लेता है सब, नीचे पानी पानी रहता है, ठीक है। चलो, तो ये सभी चीजें मैंने बहुत ही डिटेल में पहले करा रखा है, इसलिए थोड़ा स्पीड में बढ़ रहा हूँ। एक खाना पकाने वाला बर्तन काला है, क्यों, क्योंकि काला अधिक क्या करता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, यही रीजन है, इसके पीछे का और कोई रीजन तो हो नहीं सकता, गर्मी को अवशोषित करता है। ऐसा तो नहीं कि हम काले हैं लेकिन दिल वाले हैं इसलिए काला, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो स्पेसिफिक हीट, जो मैंने डेफिनेशन की मदद से आपको समझा दिया था ना, मान लो एक मतलब कोई पदार्थ के एक हिस्सा को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसमें जितना हम लोग हीट यूज करेंगे तो उतना उसको हम लोग विशिष्ट ऊर्जा करते हैं, तो मैंने ये चीज पढ़ाई थी आपको, ठीक है। एक पदार्थ के 1 ग्राम के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक जो एनर्जी होती है उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। मैंने ये चीजें जो अभी स्टार्टिंग में पढ़ाई थी शायद आपको, लैटेंट हीट वाले में, जब भाप वाला पढ़ाया था उसके तुरंत बाद मैंने कहा था कॉपर का विशेष ऊष्मा हाई होता है, उसमें मैंने ये चीज आपको क्लियर पढ़ाया था कि नहीं, वही मैंने डेफिनेशन बोल दिया था अपनी भाषा में और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है विशिष्ट ऊष्मा। फिर कह रहा है वैक्यूम में गर्म पानी से भरा एक धातु कंटेनर गर्मी कैसे खोएगा। देखो मतलब एक तरीके से ना मैंने आपको
पहले पढ़ा रखा था चालन किसको कहते हैं, संवहन कैसे कहते हैं, विकिरण किसको कहते हैं। तो जब भी हम वैक्यूम में कोई काम कर रहा होता है तो वैक्यूम देखो रेडिएशन को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये चीजें पहले भी पढ़ाई है मैंने आपको। तो वैक्यूम मतलब निर्वात है, जहां पे कुछ नहीं है, एनवायरमेंट है ही नहीं। तो जब एनवायरमेंट नहीं है तो वहां पे संवहन और चालन मतलब कन्वेक्शन और ड्राइविंग काम ही नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। कंडक्शन और कन्वेक्शन, ड्राइविंग नहीं, कंडक्शन और कन्वेक्शन काम ही नहीं कर रहे होंगे। चालन को देख के बाय मिस्टेक यहाँ पे ड्राइविंग हो गया, तो यहाँ पे कंडक्शन होना चाहिए, कंडक्शन और कन्वेक्शन काम ही नहीं कर रहे होंगे, तो ये रेडिएशन होगा, ठीक है। तो रेडिएशन जो होता है एक वैक्यूम के अंदर भी वर्क कर रहा होता है। जैसे सूर्य से जब हमारी प्रकाश या फिर गर्मी जब पृथ्वी पे आ रही होती है तो बीच में एक वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, जहाँ पे कोई इन्वायरमेंट नहीं है, फिर भी उसकी रेडिएशन आ रही होती है हमारी अर्थ तक, तो वही रीजन है, विकिरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ का एक खंड क्या है, बर्फ का एक खंड क्या करता है भाई, तो ब्लॉक ऑफ आइस क्या करेगा वो, ऑप्शन पढ़ो। गर्मी विकिरण नहीं कर सकता, काहे नहीं कर सकता, जब फिर कह रहा है गर्मी विकिरण कर सकता है लेकिन गर्मी को अवशोषित नहीं करेगा, जब अवशोषित नहीं करेगा गर्मी को तो पिघलता कैसे है, तो फिर गलत दे रखा है। गर्मी को अवशोषित करेगा लेकिन गर्मी को विकिरण नहीं, गर्मी को देखो वो विकिरण भी करेगा, वो रेडिएट भी करेगा वो, और एब्जॉर्ब भी करेगा वो, ठीक है। तो विकिरण के साथ ही गर्मी को अवशोषित कर सकता है, तो सही आंसर यही है। आगे देखो, नहीं करेगा तो फिर पिघलेगा कैसे भाई, ये भी तो है ना, बर्फ पिघलता है, इंसान भी पिघलता है। आगे देखो, किसी ठोस पदार्थ का तरल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया होगी जब कोई ठोस चीज है, अब क्या कह रहा है, उसको लिक्विड फॉर्म में डालना है, तो ठीक है, लिक्विड में बदलने का क्या रीजन हो सकता है, जो लगातार वो गर्मी को अब्जॉर्ब करते रहे, ठीक है, एक फिक्स पे टेम्परेचर पे। मान लो बर्फ को पिघलाना है तो क्या होगा, वैसा थोड़ी कि एक बार बाहर निकाल दो, एक बार फ्रिज में डाल दो, फिर एक बार बाहर निकालो, फिर एक बार फ्रिज में, तो पिघलेगा, पिघलते पिघलते जम जाएगा, फिर जमा के निकालोगे, फिर डालोगे, उसको बाहर निकालोगे, तो कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए, उसको एक फिक्स टेम्परेचर पे थोड़ा थोड़ा गर्मी मिलते रहेगा तो वो पिघलेगा। तो वही उसको क्या होना चाहिए ना, कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए उसको हीट एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसकी वजह से वो पिघले, ठीक है। आगे देखो, एक कमरे में एक धातु की मेज पर एक गर्म चाय के कप को गर्मी मतलब कैसे खोएगा, तो जब भी एक कप रखेंगे टेबल के ऊपर तो इसके अंदर चालन भी काम कर रहा होता है और संवहन भी काम कर रहा होता है और विकिरण भी काम कर रहा होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसके ऊपर पहले डिटेल में पढ़ाया था आपको। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र एक ही सामग्री के घन और परिपत्र प्लेट और उसी द्रव्यमान के तापमान पे सही है, ठीक है। देखो मान लेते हैं ना, जैसे कि एक मान लो सेम मेटल की दो चीजें बनी है, पहली बात तो एक प्लेट मान लो और एक क्यूब मान लो, दोनों को अगर गर्म कर दोगे तो पहले ठंडा कौन होगा, तो ऑब्वियस चीज है प्लेट पहले ठंडा हो जाएगा, बिकॉज इसकी कह रहे ना कि एक ही सामग्री के घन और परिपत्र प्लेट उसी द्रव्यमान, मास इनका भले सेम है, इसमें जितना इसमें आपने यूज कर रखा उतना यूज कर रखा, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी चौड़ाई ऑटोमेटिकली प्लेट ज्यादा फैला होता है और क्यूब जो होता है अंदर से ठस ठस भरा होता है, तो इसमें की हीट निकलने में काफी टाइम लग जाएगी और प्लेट जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो घन तेजी से ठंडा नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन में इतने उल्टे सीधे में क्या ही पढ़ो, पूरा ऑप्शन पढ़ते हैं। क्षेत्र सबसे धीमा है, गलत है। ये हाँ ठीक है, देखो ये बी के अंदर लिखा मैंने वही परिपत्र प्लेट, वही प्लेट जल्दी से ठंडा हो जाएगा। मैंने जो बोला ऑप्शन में ये कभी कभार ना मैं ऑप्शन देखने में मेरे को इरिटेशन होता है, तो मैं जल्दी जल्दी आंसर बोल देता हूँ, क्यों उतना ऑप्शन पढ़ू जब मेरे को आंसर पता है, तो ऑप्शन पढ़ना आपका काम है। किस तापमान पर, देखो ये सवाल पूछ के डिग्री और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होता है -40 डिग्री पे, बहुत बार हो गया ये चीज। तो फिर कह रहा है धातु सीट गर्म होने पर धातु की सीट में एक छेद होगा तो क्या होगा, देखो मान लो एक कोई मेटल का सीट है, इस तरीके से मान लो इसमें एक छेद है, इसको अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियस चीजें इसकी आकार बढ़ जाएगी, गर्म करने पे फैलता है कोई चीज। फिर कह रहा है बोलो गर्मी हस्तांतरण की प्रक्रिया में किसी माध्यम में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब किस संवहन चालन और विकिरण में किसमें ना किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी मैंने जस्ट बोला विकिरण को, रेडिएशन को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये वैक्यूम से होकर भी अपना खेला खेल देता है, हीट पहुंचा देता है अर्थ पर। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में गर्मी को अणु से अणु तक सीधे हस्तांतरित किया जा सकता है, ये से बताओ। अणु से अणु तक डायरेक्टली अगर आपको पहुंचाना है कोई चीज तो वो होता है कंडक्शन, ठीक है। चलो ये चीज याद रखोगे आप, प्रवाहकत्व। आगे कह रहा है कि जब एक ठोस तरल या गैस एक भौतिक अवस्था से दूसरे में बदलती है तो क्या है, देखो मान लो कोई सॉलिड से लिक्विड बदलेगा, लिक्विड से गैस बदल रहा है, तो मतलब एक स्टेप फॉलो कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, एक एक स्टेप फॉलो कर रहा है, तो उसको वन स्टेप चेंज कहते हैं। फिर कह रहा है किसी सतह पर निश्चित तापमान पर अधिक गर्मी फैलती है, तो जो चीज काला है,
ठीक है, जो चीज काला है वो चीज काला होगा, रफ होगा तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो। अब कुछ लोग कहेंगे काले और पॉलिश पे भी, देखो देखो एक चीज मैं बताऊं, काला और पॉलिश में और काला और रफ में, दोनों में से क्या फर्क है? जो चीजें ज्यादा चिकना होगा तो वो कहीं ना कहीं प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देगा, पॉलिश रहेगा ज्यादा तो। लेकिन वो चीजें अगर रफ है तो रफ चीजों में अब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, ठीक है, साउंड हो या फिर लाइट हो। आपने देखा होगा ना, दीवालों पे अगर बहुत अच्छा सा पेंटिंग कर दो, मतलब एक वाल पुट्टी वाला पेंट कर दो, बहुत ज्यादा चीजना है, उसमें साउंड जो है या फिर लाइट जो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लेकिन वो थोड़ा सा रुखड़ा टाइप का रहेगा तो उसमें अच्छी अच्छी एलईडी बल्ब भी लगा दो ना, तो लगता है कि लाइट तो बहुत कम नजर आ रहा है। ठीक है, तो पॉलिश चीजों पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, या फिर वही टेम्परेचर का भी है। तो जो रफ टाइप का हल्का रहेगा तो उस पे चीजें थोड़ी सी रुकेंगी। गर्म हवा की तुलना में ठंडी हवा क्या कर सकते हैं बताओ? गर्म हवा की तुलना में ठंडी हवा कम वाष्प में बदलेगा। गर्म हवा रहेगा तो जल्दी जल्दी कपड़े देख लो ना, गर्मी गर्मी जल्दी सूखता है, ठंड में नहीं सूखता है। रीजन, गर्म हवा ज्यादा बहेगा तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, तो वाष्प ज्यादा बन जाएगा पानी में। तो वाष्प बनेगा तभी तो कपड़ा से पानी निकलेगा ना बाहर। ठोस को सीधे ठोस में परिवर्तन होना सब्लिमेशन कहते हैं। उद्रपतन, ठोस से सीधे गैस में बदलने को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, चलो फिर अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगले पार्ट का पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र पर जो किसी मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है बताओ? वो आपने देखा होगा रेटिना या फिर दृष्टिपटल पर बनता है। ठीक है, आगे चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे तारों के टिमटिमाने की व्याख्या जो है वो क्या है? तारे जो टिमटिमाते हैं, तो मैंने फिर से बोल दिया, तारा क्यों लगता है टिमटिमा रहा होता है? तो वो कहीं ना कहीं प्रकाश का रिफ्रैक्शन होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगा तो वो थोड़ा सा मुड़ता है इधर से उधर, ठीक है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन कह रहे होते हैं। तो ये चीजें मैंने कहा था आपको, इसी क्लास के अंदर पढ़ाया आपको। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष बनेगा? वो जरा दृष्टि दोष होता है, फार साइटेडनेस। ठीक है, चलो फोकस दूरी अगर बढ़ जाए तो उसको मैं जरा दृष्टि दोष नहीं, दूर दृष्टि दोष होता है, जिसको हम लोग फार साइटेडनेस कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देती है। लगातार पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा लगता है ब्रेक लेना पड़ेगा। देखो, उसको दूर दृष्टि दोष होता है, फोकस दूरी बढ़ेगा तो दूर दृष्टि दोष। और एक चीज बताओ, दूर दृष्टि दोष के अंदर निकट की चीजें दिखाई नहीं दे रही होती है, और निकट दृष्टि दोष के अंदर दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही होती है। फिर कह रहा है नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब बना होता है। ठीक है, नेत्र के अंदर कोई वस्तु जब बन रहा होता है तो उसका एक तो वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से छोटा होता है, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा सा समझना। आज कह रहा है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, नजदीक की चीजों को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उनको कौन सा कहते हैं दृष्टि दोष है? वो दूर दृष्टि दोष है, फार साइटेडनेस। ठीक है, आप कहोगे सर निकट की चीजें तो निकट का ही नहीं हुआ, तो ये उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष के अंदर नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देंगी, और निकट दृष्टि दोष के अंदर दूर की चीजें दिखाई नहीं देंगी। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो जो कहते हैं ना, जो रंग या वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, जो सबसे ज्यादा फैलता है, स्कैटर होता है, उसको हम लोग बैंगनी कहते हैं, वायलेट, और इसी को पर्पल भी कहते हैं। ठीक है, बट साइंस में आपको वायलेट देखने के लिए मिलेगा ज्यादातर। ओके, आगे देखते हैं। कह रहा है अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं? तो ले देखो, अगर मान लो फोकस दूरी, आप कोई भी चीज जनरली ह्यूमन तो नहीं कर पाता है। आपने मेन इन ब्लैक नामक अगर मूवी देखा है, सबसे पहला पार्ट, तो उसमें एक इंसान था, वो पटाख से आंखों को पक्षी की तरह बंद करता था। ठीक है, और वो अपना फोकस दूरी भी शायद बदल लेता था, मेरे को जहां तक याद पा रहा है ना, बचपन में देखा था वो मूवी। तो उसमें एक चीज था, वो तो खैर जनरली वो एलियन कर सकते हैं, हम ह्यूमन तो नहीं, कुछ पक्षियां या फिर कुछ एनिमल्स कर लेते हैं इसको, ह्यूमन तो जल्दी नहीं कर पाते। उसको कहते हैं समंजन क्षमता, एडजस्टेबिलिटी। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि फोकस दूरी को कभी बदल लोगे आप? जनरली वो बीमारी से बदल जाए चीजें अलग है, खुद से एकाएक फोकस दूरी बदल लेना तो नहीं हो पाता। ठीक है, फिर 8 में देखो, जरा दृष्टि दोष जो होती है वो, उसके उपचार के लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं? बाइफोकल लेंस का यूज कर रहे होते हैं। फिर कह रहे एक स्वस्थ मानव के नेत्र के निकट या दूर बिंदु, मतलब जो होता है, जो स्वस्थ मानव है ना, वो कोई चीजों को देख पाता है तो वो कम से कम साफ साफ दिखेगा 25 सेंटीमीटर जब दूरी पे होगा तब, और मैक्सिमम कोई फिक्स नहीं है, अनंत तक देखेगा 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक। ठीक है, चीजें समझो। अब आंख में सटा भी दोगे तो नजर आएगा, बट क्लियरली नहीं नजर आएगा। तो कम से कम वो उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ले जाओ, क्लियर नजर आएगा, और एंड का कोई फिक्स नहीं है, जितनी दूरी पे ले जाओ। अब आंख आंख पर और उम्र उम्र पे डिपेंड करता है।
जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, नियर साइटेडनेस। ठीक है, आगे आगे देखो 11 नंबर सवाल है, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के अगर आगे बन रहा होता है तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, अगर रेटिना के आगे बनेगा, और रेटिना के पीछे बनेगा तो दूर दृष्टि दोष। कह रहे ना आपसे, ये कह रहा है क्या कह रहा है, श्वेत रंग कितने रंगों से मेल होता है, तो मैंने बोला ना प्रिज्म में डालोगे तो 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, तो 7 रंगों से बनते हैं। फिर कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है, जैसे एक लाइट को प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसको स्पेक्ट्रम कह रहे होते हैं, उसको हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं लाइट को, सूर्य के किरण को। फिर कह रहा है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो साधारण प्रिज्म में कम से कम 5 सतह होते हैं। ठीक है, एक तो ये ऐसे, एक ये वाला ऐसे इधर से जुड़ा रहता है, तो ये देखो एक, इसके पीछे का 2, ये 3 और इसके पीछे का 4 और एक नीचे 5 सतह। 3D तो मैं बना के नहीं दिखाऊंगा, बट देखो, सोचो, विचार करो, गूगल पे सर्च मारो प्रिज्म कैसा होता है, दिख जाएगा। अब कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो वो क्या है, जब रेटिना के आगे बना और पीछे बना, रेटिना के आगे बना तो नजदीक का निकट दृष्टि दोष, पीछे बना तो दूर दृष्टि दोष, मैंने मेंशन किया था इसको। फिर नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, तो लगभग में है ये 2.3 सेंटीमीटर लगभग होता है। फिर कह रहा है पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशीय फॉर्म जो डायफ्राम होता है क्या होता है, वो होता है परितारिका, आइरिस। ठीक है, तो पुतली के साइज को क्या कर रहा होता है, वो नियंत्रित, कंट्रोल कर रहा होता है वो। फिर कह रहा है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, निकट दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है, तो जो लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है ना, वो कर्वेचर, वो लेंस का वो बढ़ जाता है। ठीक है, बस इतना समझो कि लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी तो निकट दृष्टि दोष, कम हो जाएगा तो दूर दृष्टि दोष। फिर कह रहा है 19 नंबर में आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन कर रहा होता है, तो आंख में जब प्रवेश करेगा तो परितारिका, आइरिस ही कंट्रोल कर रहा होता है, अभी पढ़ा। फिर कह रहा है किसी वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्रपटल पर उसका प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बना रहता है, ये चीज बताओ। 1/16 सेकंड तक। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं 1/10 बिल्कुल गलत है, 1/16 बिल्कुल भी सही सेकंड है। ठीक है, 1/16 सेकंड तक ये रहता है। चलो फिर अगले पार्ट में इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अगले पार्ट का अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है बताओ निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील होता है। बहुत बढ़िया, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं भाई, बी। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ कि जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से, तो छोड़ो उतना क्या बताना, विटामिन बी और सी जो होता है ना जल में घुल जाता है, ये चीज याद रखना। बाकी जल में घुलनशील नहीं होते, वसा में घुलनशील होते हैं। आगे देखो, कह रहा है नीला थोथा क्या है, तो नीला थोथा को हम लोग कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। ये सवाल समझे ना, मैंने कहा विटामिन बी और सी को जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, सॉल्युबल, बाकी जो होते हैं वसा के अंदर, फैट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से जानते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो इसको लुईस पास्चर ने की थी। घरेलू मक्खी का लार्वा किस नाम से जाना जाता है, मैगट्स के नाम से जाना जाता है, तो ये भी पूछा गया था। फिर कह रहा है देखो एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, सिंपल सा, एक पात्र में द्रव्य की किसी भाग की आभासी गहराई जो है ना, वर्चुअल डेप्थ जो है 15 सेंटीमीटर है, और इसकी वास्तविक गहराई एक्चुअल डेप्थ जो है अगर 20 सेंटीमीटर है, तो इसका अपवर्तनांक कितना होगा, तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज बताओ। तो एक्चुअल डेप्थ बटा में होता है वर्चुअल डेप्थ, तो 20 बटा में क्या हो जाएगा 15, 1.33 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कह रहे हैं अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुए प्रदूषण से होता है, तो एसिड रेन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये चीज सिंपली पूछ रहा है आपसे प्यार से, तो प्यार से बता दो कि नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड इसमें मेनली होता है, नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड मेनली होता है ये। फिर कह रहा है विद्युत शक्ति की ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट होती है, वाट। ठीक है, चलो कह रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करके किसकी दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है, तो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का जो है ना, वो वास्तविक धारा का पता करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज पता होना चाहिए, एक्चुअल करंट। आए कह रहा है तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तारों को मतलब स्टार्स को नहीं, वायर्स को जोड़ने की प्रक्रिया को श्रृंखला बंधन कहते हैं, चेन बॉन्डिंग। ठीक है, फिर कह रहे हैं मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है, लगभग अनुमानतः ये 10 के पावर 3 ओम के बराबर होते हैं। ठीक है, चलो फिर उसी में का है ये, आगे का नहीं है, जैसे 20 को हमने दो पार्ट में बांट दिया। किसी ठोस वस्तु का भार जो है W है, वह पानी में तैरता है, उसका आभासी भार क्या होगा,
तो आभासी भार क्या होता है? तो विस्थापित जितना पानी में, जितना अपने भार के बराबर जितना पानी हटाएगा उसी को कहते हैं इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वाटर। ठीक है, तो ये चीजें मैंने नाव वाले में पढ़ाया था, क्यों नहीं डूबेगा, तो कुल मिला के वही सवाल है, खाली लैंग्वेज घुमा देता है, सवाल और कॉन्सेप्ट वही है। सोडियम पंप जो होता है वो क्या किस लिए होता है वो, तो उसको तंत्रिका आवेग के लिए होता है, ठीक है, नर्व इम्पल्स के लिए यूज में लाते हैं हम लोग। फिर कह रहे हैं महिलाओं में प्रायः किसकी कमी हो जाती है, तो महिलाओं में जनरली आपने देखा होगा आयरन की कमी दिखने के लिए मिलती है। जसद लेपन में लोहा पर इसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक पे, गैल्वेनाइजेशन में तो जिंक का ही परत चढ़ता है ना, आपने देखा सुना भी होगा। मेढक के हृदय में देखो, ह्यूमन के चैम्बर्स के अंदर मैंने 4 पढ़ाए थे, जब मानव के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर, वहीं पे मेढक के अंदर पूछेगा तो 3 ही चैम्बर्स होते हैं, तो ये चीज याद रखोगे, 3 चैम्बर्स होते हैं मेढक के अंदर, फ्रॉग के अंदर। सीधी सड़क पर चलती हुई ये कार जो है ना 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो उसका त्वरण बताओ। तो एक्सेलरेशन बराबर मैंने पढ़ाया था आपको v माइनस यू बाई टी। अब बताओ v की वैल्यू क्या है, 20 किलोमीटर नहीं, इसका होता है फाइनल, होता है ना फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल हो गया उसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इनिशियल क्या है, u बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, टाइम बराबर है 10 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे बाकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको किलोमीटर में ना देखे सेकंड में दे रखा, तो कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन बराबर 50 माइनस 20 बटा में क्या कर लोगे आप इसको, कुछ नहीं करेंगे, इनटू हमारे पास t की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 को एक चीज मेरे को बताओ, इनको ना हम लोग एक चीज करते हैं, इनको टाइम को रहने दोगे, ठीक है, टाइम को उधर साइड में करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे चलो ठीक है, टाइम को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ना 10 सेकेंड, तो इसको हम लोग मतलब ऊपर लाएंगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और इसको मैं मीटर पर सेकेंड में चेंज करना चाहूंगा इनको अगर, तो यहाँ पे मेरे को 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 30/10 इंटू 5/18, ठीक है। तो अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो मेरा कितना वैल्यू मिलना चाहिए, बिल्कुल भी देखा जाए तो, चलो ना 0 0 कटा लो, यहाँ पे मैथ का सवाल डाल दिया, इजी है, मैथ में तो पढ़ाने की आदत है, बट फिर यहाँ पे देखिए 15/18, तो ऑब्वियसली चीज़ें पॉइंट में आएगी, और पॉइंट में तो खाली एक ही ऑप्शन है 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो हमने ये वाला कंसेप्ट यूज़ किया है, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, जैसे कोई भी चीज़ अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा, किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में ले जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, चीज़ें कुछ इसी तरीके से। 7th नंबर सवाल कह रहा है धोने वाले सोडा का क्या कहते हैं, धोने वाले सोडा को कहते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडा को कहते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CHO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया NaHCO3, तो ये हो गया खाने वाला सोडा, खाना पकाने वाला सोडा, ये हो गया धोने वाला सोडा, ठीक है। चलो, जिसकी अस्थायी कठोरता को खत्म करने के लिए इनका यूज करते हैं हम लोग जल में। स्वाइन फ्लू क्या होता है, तो H1N1 वायरस से होता है, तो ये चीजें मैंने पढ़ाई थी आपको। आगे कह रहा है HCl का एक अन्य नाम क्या है बताओ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं म्यूरिएटिक एसिड को भी के नाम से भी जानते हैं। किस कारण से तरल पदार्थों का क्वथनांक में भिन्नता होती है, तो तरल पदार्थों के क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तो मैंने बोला ना प्रेशर की वजह से, जैसे मैंने बोला ना कि पहाड़ों पे जाएंगे तो ऊंची पे जाएंगे तो जल जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही वो बॉइल होने लगेगा, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर उस पर मैटर करता है, ठीक है। चलो फिर अगला पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला पार्ट का पहला क्वेश्चन मिल रहा है हमारे सामने, कह रहा है कि बताओ लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। बड़ा इजी सवाल है, लोहा पे जब डालोगे भाप की अभिक्रिया तो हाइड्रोजन ही निकलेगा ना उसके अंदर से, ठीक है, ऐसा क्या ही निकलेगा, तो रुको मैं बताता हूँ, इसको हटाओ, अमोनिया तो निकलेगा नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, तो ऑक्सीजन में और इनमें से क्यों निकलेगा, देखो भाप, ये कहना भाप अभिक्रिया से कौन सा गैस, तो ऑब्वियसली लोहा पे आप अगर H2O डाल रहे होगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ऑक्सीजन तो जनरली उसके साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, लोहा से। आगे देखो, यहाँ पर टिक लगा देता हूँ मैं। फिर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है, तो कार्बनिक यौगिक में जो नहीं होने वाला गुण है वो सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये नहीं होता है, ठीक है, वो जनरली आपने देखा होगा कार्बनिक वो फैट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं लेकिन वाटर्स के अंदर नहीं।
ये कह रहा है जिंक जो एस्क है वो किसका है, जिंक का एस्क क्या है, बॉक्साइट है, सॉरी यहाँ पे जिंक प्लेट है, और बॉक्साइट किसका है, एल्यूमिनियम का है। ठीक है, चलो ये कह रहा है कि इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, तो इस्पात में लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 2% कार्बन होते हैं। फिर कह रहा है एक धातु के टुकड़े से पहले पतले तार खींचे जाते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के, मान लो कोई मेटल है, अगर इसको हम पतला तार की तरह से खींच रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी क्या है वो तन्यता है, इलास्टिसिटी है, या फिर टेंसाइल है, जो भी कह लो इनको आप। ठीक है, तन्यता कहते हैं हम लोग। फिर कह रहे हैं क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, तो जब भी क्षारक को जल में घोलोगे तो OH आयन निकलता है वहां से। फिर किसी कह रहा है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो चाकू से काटने वाला जो धातु होता है वो सोडियम ही होता है। आगे देखो इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है मरकरी। और कौन सी अधातु नॉन मेटल द्रव अवस्था में पाई जाती है, बताओ मेरे को, ब्रोमीन है। कह रहा है निम्नलिखित से कौन धातु किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, ये सारे सवाल रिपीट हुए हैं। तो जिसको सोडियम को हम लोग क्या करते हैं, किरोसिन तेल के अंदर डुबा के रखते हैं, और सोडियम को ही चाकू से काटा जा सकता है। तो ये भी चीज थोड़ा सा याद रखोगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु पानी में डुबा कर रखा जाता है, तो अधातु में पूछेगा तो श्वेत फास्फोरस को पानी के अंदर डुबाया जाता है, जो कि नॉन मेटल है। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपसे, सवाल दिखे तब तो कुछ कहे। 12 आ गया। 11 देखो, भूपटपटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन सी है, तो भूपटपटी पे जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है भाई, एजी है, चांदी है। ठीक है, जो कि डायरेक्टली मिल जाती है बिना किसी अयस्क के। ठीक है, बाकी सब कहीं ना आपने देखा होगा, अभी जिंक का सुना, जिंक प्लेट से, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड से, सब अपने अपने अयस्क से मिलते हैं, लेकिन चांदी आपको दिख जाएगा ऐसे ही। फिर कह रहा है जीवों के द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जन्मदाता कौन थे, ये चीज बताओ। वो कौन थे भाई, लीनियस थे, कैरोलस लीनियस। कह रहा है यदि किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर m है तो चंद्रमा की सतह पर उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो चंद्रमा की सतह पर उसका द्रव्यमान हो जाएगा m, नहीं रहेगा, द्रव्यमान पूछ रहा है ना, ठीक है, तो m ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मास पूछ रहा है तो मास नहीं चेंज होता है, मास वही रहता है। अगर मान लो ये वेट पूछता तो m/6 हो जाता, ठीक है, चंद्रमा पर जाने पर, बट मास विल बी रिमेन सेम। आगे देखो, कह रहे हैं कौन सा विद्युत का कुचालक है, इनमें से कुचालक कौन सा है, ये चीज पूछ रहा है। देखो पहली बात तो ग्रेफाइट, चांदी और सोना सभी कंडक्टर है, लेकिन डायमंड कंडक्टर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डायमंड कुचालक हो जाएगा आपका। आगे देख लो, फिर कह रहा है रानीखेत जो एक बीमारी है वो किस जानवर से या फिर किस पक्षी से, तो मुर्गियों से बनता है। ठीक है, रानीखेत जो है ना वो चिकन से फैलता है वो चीज। ओके, आगे देखते हैं फिर अगला। फिर आपसे अगला सवाल कह रहा है m1l1t-2 जो है वो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो आपको पता होना चाहिए गति का है। ठीक है, किसका है भैया, वो स्पीड का है, m1l1t-2। रुको रुको, मैंने गलती बोल दिया, वो होता है बल का, होता है गति का नहीं होता है, फोर्स का होता है। तो मैंने चीजें तो पढ़ाई थी आपको, वही mlt-2 कह लो, m1l1t-2 कह लो, बात वही है, इस पे कुछ नहीं दिया तो भी 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें तो मैंने आपको पढ़ाई थी और फिर भी मैं भी उल्टा बोल दिया। तो ये फोर्स का होता है, गति का नहीं होता है, फोर्स का होता है। दोनों चीजें सही है। देखो आप इसको mlt-2 लिखो या फिर m1l1t-2 लिखो, दोनों चीजें सेम, ये फोर्स का है। ठीक है, तो याद रहना चाहिए आपको। कह रहे थर्म किसका यूनिट होता है, देखो मेरे को हंसी पता है किस चीज ले रही है, क्योंकि ये इतना लंबा क्लास चल गया ना, ये कंटिन्यू मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिना किसी रुके हुए, बिना रोक टोक के। ठीक है, इसके वजह से ये थोड़ा सा हो रहा है कंटिन्यू। लाइव क्लास में क्या होता है ना कि इतनी सारी कंटेंट नहीं दे पाते हैं घंटे में भैया, ये इतनी जितनी कंटेंट में इतने टाइम में दे रहा ना, वो कम से कम 3-4 घंटे हो जाते हैं। रीजन क्योंकि उसमें गप लड़ाते हैं, शांत से बैठ जाते हैं चुपचाप आपके रिस्पॉन्स के लिए, तो चीज़ें बड़ा इजीली हो जाती है। लेकिन जब कंटिन्यू आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो ना, तो 3-4 घंटे की जो लाइव क्लासेस में हम पढ़ा सकते हैं, विद इन 1.5 आवर के अंदर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है थर्म किसकी यूनिट होती है, तो थर्म जो होता है, दिखने से समझ में आ रहा है वो हीट का है, उष्मा का है। ठीक है, फिर कह रहा है पदार्थ को गर्म करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव क्या पड़ेगा, वो गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो उसका घनत्व तो नहीं बढ़ेगा, डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है गर्म करने पे। तो आगे ऐसा थोड़ी होता है, बढ़ जाता है वो, तो नहीं, कम हो जाता है डेंसिटी। जब वो ठंडा होगा तब डेंसिटी बढ़ जाएगा। आपने देखा है एक बोतल के अंदर पानी फुल करके फ्रीजर के अंदर डाल दो,
तो अगर पूरा फुल कर देंगे तो हमने सुना है, देखा तो नहीं है, सुना है साइंस के अकॉर्डिंग कि वो बोतल फट सकती है। कभी हमने ट्राई भी नहीं किया, ट्राई करके देखेंगे। ठंड का दिन आ गया, जल्दी जम जाएगा, ट्राई करके देखेंगे, ठीक है इस बार। तो बोतल फट जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ठंडा होने पर बढ़ जाता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो ये चीजें पढ़ा दी मैंने, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। फिर कह रहा है टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र में संबंधित है? जो टेस्ला जो यूनिट है ना, वो किस चीज से संबंधित है भाई? वो चुंबकीय क्षेत्र से, मैग्नेटिक फील्ड से, ओके। फिर कह रहा है विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की जो यूनिट होती है मोह या फिर साइमंस होता है, ठीक है, साइमंस होता है, विद्युत चालकता की यूनिट होती है। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का जो प्रयोग होता है वो किसको मापने के लिए करते हैं? पिक्नोमीटर का, ये चीज बताओ। वो घनत्व को मापने के लिए करते हैं, डेंसिटी को, ठीक है। पिक्नोमीटर का यूज होता है वो घनत्व को मेजर करने के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड जो है वो आवेश की मात्रा को मेजर करने के लिए एक यूनिट है, और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सभी चीजें मैं लास्ट में क्यों ऐड कर रहा हूँ? क्योंकि ये सारी चीजें डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का, ये हर बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। चलो फिर कह रहे हैं क्या, ये चीज बताओ आप, क्या कारण है कि मतलब जो मेगाक्षण रात होती है, मतलब वो जो जिसमें बादलों से भरा रात होता है, वो मतलब वो ना निर्मल रात की अपेक्षा अधिक ठंड होती है। मेगाक्षण रात की अपेक्षा निर्मल रात, अच्छा देखो क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। देखो दो टाइप मान लो, एक ये नाइट 1 हो गया, ये नाइट 2 हो गया। फर्स्ट नाइट में आकाश में बादल ही बादल हैं, दूसरा आकाश एकदम साफ है, मस्त एकदम। तो ये जो बादल वाला है वो गर्म रहेगा, हॉट रहेगा उस दिन रात में पूरा इन्वायरमेंट हमारा, और जो क्लियर है वो हॉट नहीं रहेगा, वो कम हॉट रहेगा या फिर ठंडा रह सकता है। रीजन, क्योंकि जो सन से हमारे अर्थ पे जो हीट आई है रेडिएशन से वो शाम होते होते जब सूर्य हमारे अर्थ से दिखाई नहीं देता तो वो रिटर्न होने लगती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो ये बादल क्या करता है ना, रोक लेता है उनको, और वो रेडिएशन हमारे इन्वायरमेंट में रह के गर्म कर देता है। और जब बादल नहीं रहता तो वो धीरे धीरे ऊपर चली जाती है रेडिएशन, तो हमारा इन्वायरमेंट ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो यही है कि वो रेडिएशन की वजह से होता है, ड्यू टू रेडिएशन। आगे देख लो, कह रहे द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्यों? इसके पीछे का रीजन सिंपल है भाई, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार होगा, गैस में ज्यादा प्रसार होता है, ठीक है, एक्सपेंशन गैस में ज्यादा होता है द्रव में, और सॉलिड में और भी कम होगा, लिक्विड से भी कम होगा सॉलिड में। 12 नंबर कह रहा है सबसे अच्छा सुचालक कौन सा? इसमें से सबसे अच्छा सुचालक पारा है, जिसको मरकरी कहते हैं, पारा, ठीक है, इसलिए इसको थर्मोमीटर में यूज करते हैं। फिर कह रहा है मोटर कारों में जो हाइड्रोक्लोरिक ब्रेकों का जो होता है ना यूज होता है, वो किसके नियम पे बना है? हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक वो होता है पास्कल के नियम पर बना है, पास्कल्स लॉ। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, जो बस में ड्राइवर के पास जो दर्पण होता है वो किस टाइप का दर्पण होता है? वो उत्तल दर्पण होता है। फिर हीरे की चमक के कारण क्या है? हीरे के चमकने का कारण एक ही होता है, वो टोटल जो होता है ना इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलो, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए क्या क्या किया जाता है? प्रिज्म का यूज करते हैं। मैंने तो अलग अलग तरीके से 3 बार 4 बार पढ़ा दिए सवाल को, खाली क्वेश्चन घुमाएगा, क्वेश्चन का आंसर सेम रहते हैं। किसी पिन होल कैमरा में हमें समानता क्या मिलता है? जो पिन होल कैमराज होते हैं उसके अंदर उल्टा छाप, रिवर्स इंप्रेशन मिलता है। फिर कह रहा तालाब का जल जो है ना वो कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जल जो है वो उसमें रिफ्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो कम गहरा दिखाई देता है, ठीक है। चलो, अब वो कौन सा तालाब जिसमें नहीं होता है, तालाब दिख रहा है उसके एकदम पानी साफ साफ है, एकदम जमीन दिख रही है, तो लगता है कि तो ज्यादा गहरा है नहीं, घुसते तो पता चलता है पूरा का पूरा डूब गया, तो वो प्रकाश के रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। 19 नंबर सवाल देखो, 19 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमन ने नापा था, ओके। 20 नंबर कह रहा है फाउंटेन पेन किस नियम पर काम कर रहा होता है? तो फाउंटेन पेन जो है ना वो केसिकी कैपिलरी रिएक्शन, केसिकत्व पढ़ा है आपने? केसिकत्व नहीं पढ़ा है तो समझ लो, जैसे दिए में तेल जो है ना, देखा होगा आपने, दिए में दिए के अंदर एक बाती डाल देते हैं और बाती को जला देंगे, धीरे धीरे तेल ऊपर जाते रहता है, वो केसिकत्व की मदद से होती है, कैपिलरी रिएक्शन। ये चीज याद रखना है, इसमें क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, फिर भी एग्जाम में पूछता है कि दिए में तेल जो है, दिए और बाती में तेल जो है ना किसकी मदद से ऊपर जा रहा होता है, जल रहा होता है, तो वो भी केसिकत्व या फिर कैपिलरी रिएक्शन की वजह से होता है, वो चीज जो होता है फंक्शन वर्क कर रहा होता है।
तो ये सवाल भी एग्जाम में बन जाते हैं। तो ये मत कहना कि आपने पढ़ाया नहीं था, वो चीज़ें मैंने बोल के बता दी। बहुत सारी चीज़ें तो मैं बोल बोल के बता दे रहा हूँ आपको। अगले पार्ट का लास्ट पार्ट है ये, ठीक है, और इसके अंदर पूरे 50 क्वेश्चन है, और ये मिलाकर, और इसके पहले एक और टॉप 50 वगैरह करा रहे थे, सब मिला के 500 से ऊपर मैंने आपको साइंस करा दिए। इसके साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ को फॉलो करते हो तो 10 में 10 करने की पॉसिबिलिटी, 10 ना तो 9 तो साइंस किसी भी सही कर लोगे। ठीक है, पूरे ये वाले यूट्यूब वीडियो और साथ में हमारे पीडीएफ को जो फॉलो कर रहा होगा। चलो फिर इसको हम लोग 50 क्वेश्चन और रह गए, इनको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं एंड में। कह रहे सूर्य प्रकिरण स्कैटरिंग सूर्य प्रकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आकाश काला ही दिखाई देगा ना, और कैसा दिखाई देगा? ठीक है, जब अंतरिक्ष में जाओगे तो आकाश नीला नीला नहीं दिखाई देगा, वो अर्थ से दिखाई दे रहा होता है। जब आप अंतरिक्ष में जाओगे तो काला दिखेगा। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का पानी। जो वर्षा का पानी है तो वो जो रेन वाटर है वो सबसे प्योरेस्ट वाटर माना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन कौन सी है? तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव गैस है वो है, पहली बात तो H2O, ठीक है, वाटर वेपर मतलब वाष्प कह सकते हो, जल वाष्प कह सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4 और साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे ग्रीन हाउस प्रभाव गैस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो याद रखना आप। दाढ़ी बनाने के लिए या फिर आंख नाक कान जो जांच होता है उसमें कौन सा हम लोग वो यूज कर रहे होते हैं दर्पण? वो होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और जो ड्राइवर यूज कर रहा होता है आगे वो उत्तल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। ये चीजें पहले ही पढ़ाई थी। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो पृथ्वी के मान जो है पृथ्वी के मान का कितना होता है? 1/6 होता है। यही रीजन है 1/6 होने का। अगर कोई चीज अगर अर्थ पे मान लो 1200 केजी की है या फिर 60 केजी की है, तो और उसको मून पे अगर आपको वेट करना है तो 6 से डिवाइड कर दो। 60 केजी का चीज अर्थ का जो 60 केजी पे है, मून पे जाते ही वो सीधे सीधे 10 केजी का बन जाएगा, और 1200 केजी का चीज सीधे सीधे वो कितना 200 केजी का बन जाएगा अर्थ पे जाके। बस 6 से डिवाइड कर देना है। फिर कह रहा है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा है, मरकरी है। सुराही का पानी ठंडा काहे होता है भैया? क्योंकि वाष्पीकरण होता है उसके अंदर। तो ये चीजें पता है, इवेपोरेशन होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो होती है वो कौन सी होती है? लैक्टोज। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना होगा। आगे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे अब लास्ट के, बस खत्म करेंगे। जो यूरिन का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? किडनी के अंदर होता है, सबको पता इजी है। सबसे लंबा कृमि कौन सा होता है? देखो वॉर्म जो सबसे लंबा होता है वो टेप वॉर्म होता है, फीता कृमि होता है, जिसको हिंदी में हम लोग फीता कृमि के नाम से भी जानते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी क्या है? ये चीज पढ़ाया है मैंने आपको। कपड़ा सुखाने और तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो होती है ना, जैसे वॉशिंग मशीन या फिर दूध से मक्खन निकालने वाली कोई मशीन है, वो किस पे काम कर रही होती है? वो इसको निचोड़ती है, और जब निचोड़ती है तो वो केंद्रीय बल होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रही है, सेंट्रीपेटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभिकेंद्रीय मैंने उल्टा बोल दिया, अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय नहीं, अपकेंद्रीय। देखो मैं बोलू ना सेंट्रीपेटल तो अभिकेंद्रीय, और सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय मतलब निचोड़ के इनकी जो चीजें उनको बाहर निकालेगी। ठीक है, और अभिकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? केंद्र की तरफ बल लगता है। अभिकेंद्रीय का मतलब केंद्र की तरफ, और अपकेंद्रीय केंद्र से बाहर निकालेगी, निचोड़ के इन सबको बाहर फेंकेगी वो। ठीक है, वो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित है। ठीक है, क्या कह रहा है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जो कि पौधे करते हैं, प्लांट्स करते हैं हमारे। ठीक है, पता होगा आपको। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ह्यूमन का वो डिपेंड करता है 1300 ग्राम लगभग, किसी का 1350 ग्राम भी देता है ऑप्शन में, तो 1300 से 1350 ग्राम जनरली ऑप्शंस में रहते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहा जाता है भाई? माइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। तो देखो फंगस कहते हैं ना कवक को, ऑप्शन में अगर फाइकोलॉजी डाल देगा तो मत कर देना आंसर कि हाँ फंगस का फाइकोलॉजी, नहीं, फाइकोलॉजी हो गया शैवाल का अध्ययन। ठीक है, एल्गी का अध्ययन हो जाता है वो स्टडी। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है मेनली, तो हड्डी कैल्शियम से ही बनती है। और पैतृकता सिद्धांत करने में क्या सहायक होता है भाई? डीएनए और फिंगरप्रिंट। ठीक है, चलो डीएनए टेस्ट करा के पता चल जाता है। फिर कह रहा है विटामिन ए का सबसे शुद्ध सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए का गाजर है। फिर जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने ये पढ़ा था, पैंक्रियाज के अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी कौन से मौजूद होते हैं वो बताओ? कवक और शैवाल। कवक और शैवाल के बीच का जो चेन है, कड़ी है, उसको हम लोग लाइकेन कहते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वातावरण को प्योर करते हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टैलिन है, याद रखना। ठीक है, टैलिन है। टैलिन नामक एक एंजाइम होता है जो कि लार में इंसान के सेल लिवा के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा, आयरन। ठीक है, चलो
प्रोटीन का पाचन होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, फिर कह रहा है भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था। भोपाल गैस जो त्रासदी होती है, मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का एक गैस था, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का एक गैस था, यही रिसाव हुआ था एक कंपनी के अंदर, वहां पे बहुत सारे लोग मर गए थे इसकी वजह से। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है कहाँ, यूरिन के अंदर। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है, याद रखोगे ना, पेप्सिन जैसे टाइलिन एक प्रकार का एंजाइम है जो कि लार के अंदर है, वैसे पेप्सिन भी एक प्रकार का क्या है, एंजाइम ही है, बॉडी के अंदर मिलता है। दूध में यह विटामिन नहीं, दूध में विटामिन सी नहीं मिलता है भाई, विटामिन सी खट्टी चीज होती है, दूध के अंदर डालोगे खट्टा चीज तो दूध ही फट जाएगा, ठीक है। टॉक्सिन क्या है ये बताओ, ये एक प्रकार का जहरीला, टॉक्सिक बोलते ना, ये बहुत इंसान टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक एक वर्ड ही लग गया, टॉक्सिन, टॉक्स एक रूट वर्ड है जिससे जहर के बारे में जानकारी मिल जाती है। एंजाइम की रचना किससे होती है, तो अमीनो अम्ल से, ठीक है। इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा, हमने अपनी तरफ से एंजाइम से रिलेटेड थे तो एक दो सवाल डाल दिए हैं, एंजाइम की रचना वचना नहीं पूछना चाहिए। फलों और सब्जियों में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, वो विटामिन डी नहीं होता है, ठीक है। ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी से मत सोचना है, केमिस्ट्री से ही सोचना। केमिस्ट्री में मलेरिया का परजीवी क्या होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर, जो जो ये था ना फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, वो मलेरिया का वाहक होता है या फिर परजीवी होता है, जो भी कह लो। ह्यूमन का यूरिन होता है, उसमें से उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी, ठीक है। यूरिया के अलावा विटामिन सी का भी क्या होता है, वहां से उत्सर्जन होता है। दूध में उपस्थित क्या होता है, जो प्रोटीन होता है उसको केसिन के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। दूध में एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग केसिन के नाम से जानते हैं। मेढक के हृदय में क्या होता है, आपको पता होगा, मेढक के हृदय 3 चैम्बर्स के बने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। ह्यूमन के 4 पार्ट्स बने होते हैं, मोस्ट बीबीआई, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट करूं। और ह्यूमन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं हम लोग, मास्टर ग्लैंड कहते हैं उसी को, मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है ये मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो भी है दोनों एक ही नाम है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या, कैल्शियम, क्योंकि पूरा हड्डी से बना है शरीर, तो सबसे ज्यादा कैल्शियम में मिलेगा। आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता किसने, ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता फादर ऑफ हेरिडिटी या फिर फादर ऑफ द लॉ ऑफ द हेरिडिटी कहते हैं इनको। किसान का परम सहायक कौन है, केचुआ, क्यों केचुआ क्यों है, क्योंकि वो खेतों की मिट्टी को पॉलिनुमा बनाता है, जहां से जो मिट्टियों को मतलब ऊपर नीचे करेगा, पॉलिनुमा होगा, बहुत ज्यादा जल जो है अब्जॉर्ब करके देरी तक रख पाएगा। अगर मिट्टी सूखा हो उस पर पानी डालो तो सूखने के तो मिट्टी सूख जाएगा, लेकिन वो नीचे चला जाएगा डायरेक्टली। लेकिन मिट्टी को केचुआ क्या करता है, पॉलिनुमा बनाता है, नमी उसमें बहुत देर तक टिकी रहती है, इसलिए उसको परम सहायक कहते हैं, फसल बढ़िया होता है। कोशिका शब्द, और एक चीज बताऊं, आजकल खेतों में जो लोग आग लगाते रहे ना, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत सारे बेनिफिशियस बैक्टीरिया या फिर केचुआ मर जाएंगे धीरे धीरे करके खेतों के, तो फिर परेशान रहोगे आप, फसल बढ़िया से नहीं हो पाएगा। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल तथा फ्लावर कौन सा है, तो सबसे बड़ा फल होता है आपका आर्किड का, और सबसे बड़ा फूल होता है रेफलिशिया का। याद रखोगे, अमरूद और अंगूर शरीफा, देखो अमरूद अंगूर शरीफा टमाटर का जो सबसे खाने वाला पार्ट होता है वो फल भी थी, पेरिक्रैप को खाते हैं हम लोग, ठीक है। इतना नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से, 41 क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और 42 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 43 भी नहीं है, ठीक है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आंसर जान लो, आम पपीता और बेर का खाने वाला जो होता है वो मध्य फल भी थी, अंदर के फल को खाते। अदरक और आलू क्या एक प्रकार का तना है, ठीक है। अब ये देखो पिट्यूटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, मैंने बोला था ना मस्तिष्क के अंदर, जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। फिर 45 कह रहा है 2 वंशानुगत बीमारी है, ये इंपॉर्टेंट है, वर्णांधता और हीमोफीलिया, मतलब कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया नामक जो बीमारी है वो ह्यूमन का क्या हेरिडिटी डिजीज है ये, देख, ठीक है। आगे चलो, थायरोक्सिन हार्मोन जो स्रावित होता है वो थायराइड ग्रंथि से होता है, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि से होता है। मछलियां किससे सांस लेती हैं, गिल्स से, जैसे हम फेफड़ा होता है उनके पास गिल्स होते हैं। 48 कह रहा है तने के रूपांतरण का उदाहरण है, तो तना का रूपांतरण का उदाहरण क्या है, आलू, अदरक और प्याज। लोहे में सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा कहाँ होती है, तो पालक के पत्तों में, ठीक है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है, तो 5.6 लीटर ऑलमोस्ट रहती ही रहती है। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। और 30 नवंबर रात 10 बजे तक सारी जितनी भी साइंस हमने कराई है उनकी PDF हम दे देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को सर्च करो टेलीग्राम पे @A2Z स्टडी, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जैसे A2Z स्टडी लिखते हैं वैसे, और सारी PDFs वहाँ पर हम लोग साइंस वाली दे देंगे, जो यूट्यूब पे पढ़ाए हैं वो वाली। बाकी जो पेड PDFs हैं वो तो बाई करने पड़ेंगे, जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है वो, और ये जो पेड PDF का साइंस है वो, ये दोनों कर लो, छोड़ दोगे साइंस के साथ मैथ रीजनिंग इंग्लिश भी कर लो, उसके साथ जीके की PDF फ्री मिल जाती है, बाय करो।
ठीक है, रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश वगैरह सब पेड है, मैथ इंग्लिश भी पेड है, साइंस भी पेड है, लेकिन जीके की पीडीएफ इन सबको बाय करने पे साथ में फ्री मिल जाती है। इतना कर लो, 100% आपकी एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाली है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट ही मत रखना। बाकी जाने से पहले यही कहेंगे, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, एडुकेटेड स्टडी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बस लास्ट टाइम में रिवीजन करो, मॉक्स करो। 10 मॉक्स तो मैंने आपको एडुकेटेड स्टडी ऐप पे फ्री दे रखा था। वैसे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाने से पहले अगर किसी को सेक्शन 1 का मॉक टेस्ट वगैरह लगाना है तो एडुकेटेड स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पे मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाता है। पेमेंट करने का ऑप्शन देगा 10 रुपये, लेकिन नहीं भी पेमेंट करोगे ना, मॉक टेस्ट फ्री में लगा लोगे और उस मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आप फ्री में दे लोगे। इसीलिए मैंने यूट्यूब पे कम मॉक कराए, क्योंकि मैंने आपको मॉक टेस्ट फ्री में ही आपको ऐप पे दे रखा था, जहाँ पे ना कोई एड्स आता ना कुछ आता। तो मैंने यूट्यूब पे कंसेप्ट पढ़ाई और एप्लीकेशन पे फ्री में आपको मॉक टेस्ट और वीडियो भी दिए। ठीक है, ऐप के ऊपर ही, कोई पैसा वैसा नहीं लिया। लेकिन जबरदस्ती किसी ने पैसा दे दिया वो बात ही अलग है। कुछ लोग जबरदस्ती पे कर दे रहे हैं, मैं मना कर रहा हूँ पेमेंट मत करो। ठीक है, आपकी वो इच्छा है, वो अलग चीज़ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।